स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। स्टेक होल्डर की सबसे पहले ना आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। सबको मतलब आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, एक स्टेक होल्डर रजिस्टर में फिलहाल के लिए ऐड कर देते हैं। ठीक है, जितने भी हैं एक्स वाई जी, एक्सटर्नल इंटरनल, जितने भी आपको लगता है कि आइडेंटिफाई हो गए हैं उनको आपने स्टेक होल्डर में रजिस्टर में ऐड कर देना। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको आपने कैटेगराइज करना है। ठीक है, उसकी कैटेगराइजेशन करनी है। उसकी ग्रूमिंग कह लें, कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन ये होगी कि आपके वो कौन से ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो अपवर्ड हैं, जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हो। अपवर्ड लाइक आपके सीईओ, गवर्नमेंट, पीएमओ, ये इस तरह की चीजें। ठीक है, डाउनवर्ड कौन से स्टेक होल्डर हैं जो कि ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब डेवलपमेंट टीम हो गई, प्रोडक्ट ऑनर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, स्क्रम मास्टर, इस तरह की चीजें, वो डाउनवर्ड। साइडवर्ड कौन से हैं, आपके कस्टमर जिनको आप चीज बना के डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, जिनको आप चीज मतलब जो भी आप वो ओवरऑल वर्किंग करते हो, उसके बाद जो भी चीज बनाते हो कस्टमर को डिलीवर करते हो, वो आपके कस्टमर आए थे। राइट साइड पे आ जाता है कि आपके इंटरनल कितने हैं, कैटेगराइजेशन आ जाती है कि इंटरनल कौन से हैं आपकी कंपनी में जो है, एक्सटर्नल आपके कस्टमर वगैरह, आपके कंपिटिटर वगैरह, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब आप कैटेगराइज कर लेते हो, कैटेगराइजेशन आपने कर ली फाइनल, उसके बाद होता है कि प्रायोरिटाइज करना है कि वो कौन से स्टेक होल्डर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगराइजेशन के लिए सबसे पहले जो है ना, हम एक पावर मैट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, पावर मैट्रिक्स में ये है कि जिसका हाई इंटरेस्ट हाई पावर हो। ठीक है ना, हाई इंटरेस्ट और हाई पावर वाले वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में, डेली डे टू डे एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं। उनको आप लोगों ने क्या करना होता है, मैनेज क्लोजली करना होता है। वो डे टू डे आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, डेली आपकी डेवलपमेंट टीम, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका प्रोडक्ट ऑनर। ठीक है ना, डे टू डे आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है हाई पावर लेकिन लो इंटरेस्ट, मतलब उनकी पावर बहुत हाई है। ठीक है ना, लेकिन इंटरेस्ट उनका लो। वो आपकी हो सकती है गवर्नमेंट, हो सकती है आपका सीईओ हो सकता है। ठीक है ना, पीएमओ, चेंज कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इन लोगों को आप लोगों ने क्या करना होता है, सेटिस्फाई रखना है कि चीज चल रही है। बस उनको वीकली, मंथली या बाई वीकली, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का आप लोगों ने बनाया, उसके अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहना कि चीज लाइन है। क्योंकि ये वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदे हैं जो हाई पावर लो इंटरेस्ट, अगर ये आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए ना, लाइक गवर्नमेंट सीईओ वगैरह इन्वॉल्व हो गए आपके प्रोजेक्ट में, या तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है ना, या तो वो आपके प्रोजेक्ट को मजीद डाउन कर देंगे। क्योंकि वो जब हाई पावर वाले बंदे मैनेज क्लोजली वाले पार्ट में आते हैं ना, तो वो जारी सी बात है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ठीक है ना, सो इन लोगों को आप लोगों ने हमेशा सेटिस्फाई रखना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि जिनके पास पावर कम है लेकिन इंटरेस्ट बहुत है, आपकी चीजों में इंटरेस्ट बहुत है लेकिन उनके पास पावर नहीं है, तो थोड़ी सी है। ठीक है ना, पावर ना होने को दावी समझे। ठीक है, लो पावर हाई इंटरेस्ट, ये वो लोग होते हैं जो आपके कंपटीटर हैं मार्केट में जो बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आपकी कंपनी, जारी सी बात है, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो उसका कंपटीटर कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला ही होगा। तो वो आपकी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट लेगा कि ये किस किस चीज में अपने आप को उन्होंने अपडेट किया हुआ है, तो बड़ा आपकी ना वो चीजों को रखेगा। तो इस तरह के लोगों को आप लोगों ने क्या करना होता है, कीप इन्फॉर्म। उनको बस सेकंड हैंड एक तरह की इंफॉर्मेशन, मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, पब्लिकेशन वगैरह करती हैं। ठीक है ना, जिसको हम प्रेस रिलीज भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन प्रेस रिलीज में भी मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया के थ्रू जो हम चीज अपनी कंपनी की पब्लिश कर रहे होते हैं, वो हम एक्चुअल नहीं बता रहे होते। हमारा एक्चुअल जो विजन, टारगेट, ये चीजें हैं ना, वो नहीं बता रहे होते। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी अपनी रियल स्ट्रेटेजी, रियल प्लान कभी नहीं शेयर करती। ठीक है ना, तो वो हम सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे थे कि बस उनको पता हो कि देम इन्फॉर्म। ठीक है, चाहे वो आपके उसी चीज में इंटरेस्ट में लगे रहें। उसके बाद आता है लो पावर लो इंटरेस्ट। ये वो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग में काम कर रहे हो, उसमें कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, आपका किचन स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है ना, इनको पुट देम ऑन वॉच लिस्ट, इनको देखते रहें कि ये डे टू डे एक्टिविटी में कार्य करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है कि आप जिसको बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड समझ रहे हो, ठीक है ना, वो अगर आपके प्रोजेक्ट में फॉर द टाइम भी, आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि एक बंदा जब थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेता है स्टडी में, अगर वो चीजें स्टडी कर लेता है तो इट्स मीन उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव कर ली है। तो वो एक दिन आएगा कि हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले फेज में भी चलाएगा। तो उन लोगों को आप लोगों ने वॉच लिस्ट में रखना है उनको, बस। ठीक है, उनको कैच करते रहना।
अच्छा जी, जब आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली, आपको पता चल गया जी हमारा एक स्टेक होल्डर एक ना ग्रूम होके आ गया है, बड़ा जी पॉलिश होके आ गया, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंस वाले लोग हैं वो टॉप पे हैं, ठीक है ना, जिम्मी उसकी सॉरी, मेरा एक प्रायोरिटाइजेशन। सवाल है इस स्टेज पे, अगर आप मुझे आंसर करें तो। ये जो पावर जी जी इंटरेस्ट मैट्रिक्स में जो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये इनिशिएशन का प्लानिंग का पार्ट है? नहीं, इनिशिएशन का पार्ट। ये इनिशिएशन का पार्ट है ना? ये जितनी भी हम पावर स्टेक मैट्रिक्स में जो स्टडी करेंगे, इसकी बेसिस पे हम बंदों को कैटेगराइज कर रहे हैं या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? क्योंकि ये दो टर्म यूज हो रही हैं, प्रायोरिटाइज भी और कैटेगराइज भी। सॉरी सॉरी, अच्छा आपने नहीं कह क्वेश्चन रहा क्या किया था, रिपीट हूँ, करना। मैंने ये कहा कि जो प्लानिंग और ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स हमने बनाया, ठीक है, बिल्कुल। इससे हम कैटेगराइज कर रहे हैं बंदे को या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? उसकी बेस पे हम बेसिकली उसकी इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, तो वो प्लानिंग फेज में होता है वैसे वो, यानी प्लानिंग वो फेज में आपकी ये तो है, रीडिंग हाँ। कर, हाँ, स्टेक होल्डर की मैं लेकिन बेसिकली रीड नहीं कर मैं रहा ये था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 स्टेक होल्डर हैं। पहले मैंने उनकी हम्म कैटेगरी बना ली कि भाई ये बंदा जो है, ये इसका इनपुट इतना है, इसका इनपुट इतना है, इसका इनपुट इतना है। ये कैटेगरी हो गई। हम्म फिर उसके बाद उस हम्म कैटेगरी में से फिर मैं प्रायोरिटाइज करूंगा बंदों को कि अच्छा ये चाहते हैं इस कैटेगरी के, लेकिन इनमें ये वाला बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसका मतलब फिर ये गलत है, पहले ऊपर जो है वो ये आना चाहिए और फिर कैटेगराइजेशन ये आएगी आना पहले। चाहिए। चलिए मैं कंटिन्यू कर बेसिकली सकते आपकी हैं। ना वो डायग्राम थोड़ी सी मैं रीड नहीं कर रहा था, मैं जो मेरे माइंड में था ना वो अच्छा चीज अच्छा। देख रहा था, इसलिए मैंने वो दिन ही चलिए आपकी देखा, ओके अभी ओके मैंने नोट ओके किया ओके। कि आपने वो कैटेगरी नीचे लिखी हुई है। ठीक है क्या। चलिए ओके सर, ओके ओके ओके। कैटेगराइज आप जब कर लेते हो उसके बाद आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो, कैटेगराइजेशन में आप बता देते हो कि ये बंदे हैं, ठीक है ना, प्रायोरिटाइजेशन में आप मजीद उसको रिफाइन करते हो, मजीद उसकी ग्रूमिंग करते हो, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपका इनिशिएशन जो है ना फेज कंप्लीट हो गया टोटल, ठीक है ना, आपका स्टेक होल्डर जो रजिस्टर है ना फुली फाइनल बन गया, ठीक है ना। ग्रूमिंग मतलब कह लें कि मेकअप उसको हो गया, प्रॉपर्ली रेडी हो गया, ठीक है ना, इनिशिएशन पे। अब उसके बाद आया था प्लानिंग। जाहिर सी बात है जो आपके स्टेक होल्डर रजिस्टर में बंदे पड़े हैं उनको आपने, जाहिर सी बात है, कोई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी होंगी ना, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंगली उनको आप लोगों ने इंगेज भी रखना है कि किस किस बंदे को किस चीज में इंगेज रखना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, ठीक है ना। प्लानिंग में होता है कुछ नहीं है, सिर्फ प्लानिंग होता है, एक्शन नहीं होता, ठीक है ना। प्लानिंग में सिर्फ चीजें बताई गई होती हैं, ठीक है ना। सो प्लानिंग मैट्रिक्स यूज होता है, इंगेजमेंट एसईएम इसको बोलते हैं, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स। अच्छा, उसमें क्या होता है बेसिकली, आपके पास होता है कि पावर इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे आपने वैसे लिखी हुई है कि आप अच्छा सॉरी, इस ओवरऑल ग्राफ को क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं भी याद आ रहा, अनअवेयर रजिस्टर, न्यूट्रल और स्पोर्टिव लीडर को, इसका ग्राफ का नेम होता है, किसको याद है नाम इसका। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट स्टेक मैट्रिक्स होल्डर है ना ये? एंगेजमेंट मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स 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 स्टेक मैट्रिक होल्डर मैट्रिक एंगेजमेंट मैट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो बिल्कुल कहते मैट्रिक्स हैं तो इसको, बिल्कुल कहते हैं इसका इसका सेकंड नाम भी होता है, सेकंड नाम भी होता है। चले वो बाद में देख लें के लिए, वो इसका ना सेकंड नाम भी होता है, उससे ज्यादा ना अब वो रेलिवेंट क्वेश्चंस आप लोग मेरे, क्योंकि वो स्टेक होल्डर का टॉपिक है ना, उसके ऊपर आएंगे क्वेश्चंस, इसलिए वो मैं सेकंड नाम सोच रहा हूँ, तो अभी मेरे फिलहाल ज़हन में नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो आगे। अच्छा जी, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स में आप क्या देखते हो कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो इस प्रोजेक्ट से अनअवेयर है, जिनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, ठीक है ना, या कौन से ऐसे बंदे हैं जो रजिस्टेंट हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि जो आपके लो पावर और लो इंटरेस्ट में बंदे आ रहे हैं वो आपके रेजिस्टेंट हों, पॉसिबल है, ठीक है ना। उसके बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल वो है कि जिनको कोई खैर खबर नहीं है, पता है सब कुछ चल क्या रहा है लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलते दे जाने दे जैसे, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर्टिव, स्पोर्टिव वो बंदे होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं एक तरह का, ठीक है ना। लीड इन टर्म वो वाला लीड नहीं है जो लास्ट वन पे लिखा, लीड इन टर्म ये है कि वो जिसके ऊपर प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कह ले कि आपका पीएमओ है, ठीक है ना, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, टूल्स, ट्रेनिंग ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, इस तरह की चीजें आती हैं, तो वो सपोर्टिव है आपका। लीडर क्या है, जो बेसिकली ओवरऑल उसको लीड कर रहा है, तो एट द एंड बेसिकली स्टेक होल्डर में अगर देखा जाए तो लीडिंग रोल बनता है स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डेवलपमेंट टीम है ना, बेसिकली वही लीड कर रही है, वही एट द एंड चीजें डिलीवर कर रही है, ठीक है ना। स्क्रम मास्टर सिर्फ एक एज अ बैठा हुआ है, प्रोसेसेस को, टीम्स को आपस में एंगेज रखने के लिए, प्रोसेसेस को एक जगह पे अलाइन रखने के लिए, पुलिस प्रोसीजर्स इस तरह की चीजों को अलाइन रखने के लिए पीएमओ उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक लेयर बैठी हुई है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप लोगों ने ना जो मैट्रिक्स होता है ना, इसमें दो बेसिकली कैटेगराइजेशन करनी होती है कि करंट जो यूजर है उसकी क्या स्टेट है,
और आप उस बेसिकली पर्टिकुलर जो स्टेक होल्डर है उसको अपनी डिजायर के मुताबिक किस सिचुएशन के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो। लाइक कोई ऐसा बंदा है जो अनअवेयर है, ठीक है ना, अनअवेयर है, मतलब उसको प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं है, उसको एक्सप्लेन करें हमारा प्रोजेक्ट विजन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना, इस तरह की चीजें एक्सप्लेन करें उसको, तो वो एट द एंड या तो न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है, या वो आपका सपोर्टिव बन जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो वो इंटरेस्टेड बंदा हुआ तो वो सपोर्टिव बन जाता है। लेकिन एक चीज, जब भी कोई आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, आपके उस पर्टिकुलर टास्क के अगेंस्ट कह लें रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है ना, उसकी करंट स्टेट है रेजिस्टेंस, तो उसको सबसे पहले आपका स्टेप होता है उसको न्यूट्रल बनाना। न्यूट्रल, आप रेजिस्टेंस से डायरेक्टली सपोर्टिव लीडिंग रोल में जा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसा बंदा मिले जो आपके उस प्रोजेक्ट को रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट वर्किंग कर रहा है, वो अच्छा नहीं समझ रहा, जो भी एक्स वाई जी इस तरह की जो भी उसका ऑप्शन है, ठीक है ना, उसका सबसे पहला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है कि उसको आप लोगों ने न्यूट्रल करना है, ठीक है ना। और जो स्पोर्टिंग रोल में है उनकी करंट जो स्पोर्टिंग रोल है उसको आपको डिजायर होना चाहिए कि लीडिंग रोल में लेके जाएं ताकि वो भी एक लीडरशिप रोल में आए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये सारी चीजें होगी इसके प्लानिंग फेज में, आप लोगों ने वो सारी चीजें इसकी कर ली, ठीक है ना। अब इसका मैनेजर कंट्रोल एग्जीक्यूशन में वही चीजें आ जाती हैं कि आप वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, जैसे क्वालिटी को हम मैनेज करते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। बस मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें इनिशिएशन और प्लानिंग ही है। ठीक, क्लियर है इसके ऊपर? जी सर क्लियर है। अच्छा, इस पे ना वो अजीम, ये ना दो चीजें हैं वो आगे पीछे हुई हैं, लेकिन स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एक एक चीज आप लोगों ने शुरू से याद रखनी, बढ़ के मैंने पिछली भी लास्ट दो वीडियोस में भी ये बताया कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को रटा लगा के याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को उसका मीनिंग बताओ, पावर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, पावर इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है ना, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन हम करते क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है, प्रायोरिटाइज किस बेस पे करते हैं, मैट्रिक्स अगर करते हैं उसकी एंगेजमेंट लेवल हम पता करते हैं, तो कौन सा 2x2 मैट्रिक्स कह लें या वो दूसरी फिगर हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये अच्छा स्टेप साकिब भाई, 1 एक 2 सवाल 3 मेरा इसमें एक और जहन में आया है, अगर आप हम्म, आंसर करें। फॉर एग्जांपल हमने किसी स्टेक होल्डर को प्रायोरिटाइज कर लिया और उसको हमने मतलब इंफॉर्मेशन भी देना शुरू कर दी, बट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट या मिड ऑफ द प्रोजेक्ट वो स्टेक होल्डर जो है वो एब्सेंट हो गया है और कोई नया स्टेक हम्म, होल्डर आ गया है, तो उस हम्म। स्टेक होल्डर के लिए फिर हम दोबारा ये इसको चेक करेंगे कि इसकी एबिलिटी क्या है, या उसको उसी लेवल पे ही रख के ट्रीट करेंगे। हाँ, उसमें ना दो चीजें हैं। एक तो है कि आपका जो करंट रिसोर्स है क्या वो वेकेशन पे गया है, पेड लीव्स पे हम्म। गया, या उसने प्रोजेक्ट को टेम्परेरी तौर पे साइड पे किया, मतलब अपने रेस्ट लिया, तो उस केस में तो उसकी इन्वॉल्वमेंट सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो वैसे ही चला गया, मतलब उस प्रोजेक्ट को लीव कर गया है, प्रोजेक्ट के ऊपर हम्म। दोबारा काम नहीं करेगा, छोड़ गया, ठीक। कंपनी छोड़ गया, आपका प्रोजेक्ट छोड़ गया, उस केस में जाहिर सी बात है अपने सबसे पहला स्टेप जो है ना स्टेक होल्डर रजिस्टर्ड अपडेट करना होता है कि ये बंदा अब इस बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेक होल्डर नहीं रहा। तो जाहिर सी हाँ बात है जब वो आपका तो स्टेक ठीक है, होल्डर वो तो ठीक रजिस्टर्ड है, अपडेट लेकिन होता है मैं तो उसकी उसका इंटेंसिटी लेवल पूछना चाह रहा हूँ कि उसकी इंटेंसिटी लेवल उसी पुराने वाले स्टेक होल्डर के लेवल पे ही होगी, या आप उसको दोबारा चेक करोगे कि भाई इसकी एबिलिटी इस लेवल की है या नहीं, फिर आप उसको कम्युनिकेशन प्लान में उसी हिसाब से, एंगेजमेंट प्लान में उसी हिसाब से अपडेट करोगे, या उसको लो प्रायोरिटी पे लेके आ जाओगे। नहीं नहीं, इसमें एक चीज याद रखिए, एक अगर आपका रिसोर्स करंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसने कोई ऑफ डे लिए हैं 10-15 दिन के लिए, तो आप उसको हम्म। दोबारा रीवैल्यूएट नहीं करोगे, आपने वो सारी चीजें पहले अच्छा कर अच्छा ली अच्छा। हैं, प्रायोरिटाइज कर ली, उसको एंगेजमेंट उसकी सारी चीजें आपने पहले पता कर ली हैं, स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस यही होते हैं ना, स्ट्रेंथ वीकनेसेस जी। अपॉर्चुनिटी थ्रेट, उसकी सारी चीजें आप लोगों को पता है, तो 10-15 दिन में बंदे ने ऐसा नहीं हो जाना कि वो 10-15 दिन या 1 महीने में वो बंदा बदल जाएगा, नहीं नहीं, मैं ठीक है ना, उसकी अगर वो रिप्लेसमेंट वास्ते जो बंदा है उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो या तो केस ये ले लेते हैं हाँ कि वो चला गया, वो लीव कर गया, कंपनी लीव कर गया या प्रोजेक्ट लीव कर गया। अब जो नया हम्म, रिप्लेसमेंट आया है, एक तो हम्म, उसका हमने रजिस्टर्ड अपडेट कर दिया जी, ठीक है जी, रजिस्टर्ड अपडेट हो गया स्टेक होल्डर का, लेकिन क्या हम उसके लिए, हम्म, क्योंकि एक सवाल बीच में ऐसा है जो मेरा गलत हुआ है, क्या हम उस पर हम्म, दोबारा ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि उसको उसकी हम एबिलिटी को चेक करेंगे भी इसको हमने इसी तरह से अपने बिल्कुल। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान पे एडजस्ट करना है, या इसको मतलब जो हमारी कैटेगरी है साइड वाली कैटेगरी है या लो प्रायोरिटी वाली कैटेगरी है उसके हाँ, अंदर उस फॉर उसको एग्जाम्पल दोबारा हमें आपका चेक अभी करना है। करंट, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, आपका वैसे क्वेश्चन अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो। रिप्लेसमेंट के केस में आपने अगर तो सेम लेवल का हायर किया है, तो इट्स मीन उसकी सारी चीजें
ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल यू नीड टू गो थ्रू फ्रॉम इनिशिएशन टू प्लानिंग फेज जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब इनिशिएशन करोगे तो जाहिर सी बात है जिस बंदे को आप उस लेवल का सोच रहे हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ कुछ और निकले, उसकी वीकनेस कुछ और निकले, ठीक है, उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज कुछ और बने। बट प्रोसेस नया बंदा जब भी स्टेक होल्डर रजिस्टर में आएगा उसका प्रोसेस सेम ही रहेगा। मतलब अगर आप प्रोसेस सबसे पहले पूरा रिवाइज करोगे। जी बिल्कुल, स्टेक होल्डर जब भी आएगा ना आपके रजिस्टर में, सबसे पहले अनआइडेंटिफाई आपका स्टेक होल्डर है उसको उठाएं, स्टेक होल्डर रजिस्टर में ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट इसका स्टेप विल मतलब है बी कि अगर ऑप्शन आंसर में ही आता है तो सिर्फ हम सिर्फ इस पे मतलब रिलाय नहीं करेंगे कि हमने स्टेक होल्डर रजिस्टर अपडेट कर दिया, हम ये भी चेक करेंगे कि उसको एंगेजमेंट प्लान में भी अपडेट करना है या नहीं करना, एज पर उसकी इन्वॉल्वमेंट और यस एबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, और क्लियर है उसके बाद क्लियर। जब आप और कम्युनिकेशन वाले टॉपिक के ऊपर आएंगे तो उसको मजीद वैसे मैं एलेबोरेट करता हूँ, बट स्टिल बता देता हूँ कि एक स्टेक होल्डर अगर इन्वॉल्व हो गया, नया स्टेक होल्डर रजिस्टर आ गया, सबसे पहले आप स्टेक होल्डर रजिस्टर में ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने प्लान को चेंज करना है, उसके एंगेजमेंट प्लान को चेंज करना है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान या मैट्रिक्स प्लान दोनों ही एक चीज है, इसका सबसेट है, उसको चेंज करना तो आपको चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत होगी, ठीक है। चेंज रिक्वेस्ट की, आपने वो चेंज रिक्वेस्ट की, उससे आपने क्या किया, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान अपडेट हो गया, उससे उससे उसका रेलिवेंट कम्युनिकेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर उस रिसोर्स की वजह से कोई रिस्क इम्पोज हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में तो रिस्क रजिस्टर और रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ठीक है ना, वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बट ये है साकिब कि आपको आमिर सर ने तो बताया था कि स्टेक होल्डर को चेंज करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट नहीं होती, वो उसका नहीं नहीं स्टेक नहीं होल्डर नहीं रजिस्टर स्टेक अपडेट होल्डर होता है। नहीं, नहीं नहीं स्टेक होल्डर नहीं, मैं स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ, अच्छा, हाँ, नहीं, प्लान में चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत प्लान। है। ओके 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 जी ओके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्लानिंग में जितने भी हैं, सिंपली एक सिंपल वर्ड समझ ले, प्लानिंग फेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, पीएमपी इन वर्ड, सिंपल वर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कंसिस्ट ऑफ, नॉर्मली जो है ना 18 प्लान के ऊपर होता है, बट वो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ले जाते हैं, छोटे छोटे प्लान को भी बना लेते हैं। बट ये कि नॉर्मली जितने भी प्लानिंग फेज में डॉक्यूमेंट हैं उनको जब भी आप लोगों ने अपडेट करना है विदाउट चेंज रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते। इनिशिएशन में जितने भी हैं उनके लिए चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लानिंग फेज में जितने डॉक्यूमेंट है, प्लानिंग फेज में आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, ठीक है ना, आपका टीम मैनेजमेंट प्लान भी हो सकता है, ठीक है। आपका भी ये जो हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैनेजमेंट प्लान भी रीड कर रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है ना, इस अजम्पशन तरह के। लॉग भी अपडेट होगा। हाँ वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, वो वो सब सिचुएशन पे इनिशिएशन पे, डिपेंड। ठीक है, नहीं वो है इनिशिएशन पे, मेरा ख्याल है अजम्पशन लॉग पे, इनिशिएशन पे प्लानिंग हाँ होती वो है। ठीक ठीक सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, ठीक ठीक सिचुएशन वाइज। ठीक हो गया, क्लियर। बाकी इससे मजीद जब आप कम्युनिकेशन में जाओगे ना तो फिर आपको अभी अगर कम्युनिकेशन की थोड़ी सी चीजें इन्वॉल्व होंगी तो आपको स्टेक होल्डर के टॉपिक में मिसमैच हो जाएगा आपका, तो अभी तक यही है स्टेक होल्डर का। चले, आप स्क्रीन शेयर कर लें, ठीक है। जी क्लियर है, इसके ऊपर किसी का वैसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा जी, ये रियाज बिल्कुल सही है जी, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके उनके लिए नहीं। सॉरी मेरा माइक म्यूट था, मैं कह रहा था कि प्लान एक सिंपल रूल रखें, प्लानिंग फेज में जो भी आपकी चीजें पड़ी हुई हैं प्लानिंग वाली, उसको जब भी आपने अपडेट करना है आपको चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत है, ठीक होगा, सिंपल वर्ड्स में। जी क्लियर है। अब स्टेक होल्डर के ऊपर वैसे क्वेश्चन तो और ही तरह के आएंगे। क्लियर है वैसे सबको। डन हो गया सर, डन हो गया। अच्छा जी, आई पहले थिंक क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन वैसे बड़े टफ हैं। साकिब थोड़ी सी स्क्रीन को जूम करें प्लीज, तो रीडेबल नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ये मेरी लेफ्ट और राइट वाली स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ये चैट जो मैंने ओपन की हुई है। नहीं, आपका सिर्फ डेस्कटॉप नजर आ रहा है, जो भी है। अब ठीक है, अब ठीक है, आई गेस सब ठीक है। तो वो मैंने बेसिकली ना आप लोगों की चैट साथ में ओपन की हुई है, तो मेरे ख्याल में वो स्क्रीन के ऊपर विजुअल नहीं है आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा जी अभी क्लियर है या मजीद जूम जूम इन कर दूं? देखिए, पहला सवाल ही वही आ गया तो मैं आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल सही है, मैं इसलिए कह रहा था कि बता देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी वर्ड आए तो इट्स मीन आप लोगों ने कुछ ना कुछ पहले काम कर लिया है जो कि आप लोगों को अगली जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। अच्छा जी,
विद द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अंडरवे, ठीक है ना, एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जी, बन रहा है अभी। द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैज रिटायर्ड फ्रॉम द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो भाई बंदा रिटायर हो गया और उसको रिप्लेस भी कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। द न्यू डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैज रेज कंसर्न, जो नया डायरेक्टर आया उसने कुछ कंसर्न रेज किए हैं कि वैलिडिटी ऑफ प्रोजेक्ट की बिजनेस केस जो है ना वो जस्टिफाई नहीं हो रहे, ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ चेंज है, ठीक है ना। यू हैव मेड एन असेसमेंट ऑफ द न्यू स्टेक होल्डर रिलेटिव पावर इंटरेस्ट एंगेजमेंट प्लान, आप लोगों ने उसकी बेस पे क्या किया जी, स्टेक होल्डर रिलेटिव पावर भी चेंज कर दी है, ठीक है ना, पावर इंटरेस्ट एंगेजमेंट लेवल, ठीक है ना, इस तरह की सारी चीजें आप लोगों ने पीएमपी के जितने भी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में जितने भी वो प्लान्स आते हैं वो सारे अपडेट हो गए हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये मैंने वैसे फंडामेंटल के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि बिजनेस केस चेंज हुआ है आपका, इधर लिखा हुआ है बिजनेस केस, बिजनेस केस अगर आपका चेंज हुआ है, ठीक है, बिजनेस केस चेंज हुआ है आपका, प्रोजेक्ट चार्टर चेंज हुआ है, ठीक है ना, उस केस में आप लोगों ने बिजनेस केयर और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट चार्टर, ये अगर तीनों डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे ना, चेंज तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी चेंज होगा तो आपका इंटायर ओवरऑल प्रोजेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। अब इधर उन्होंने लिखा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, पीएमपी में जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं प्लानिंग फेज में वो सारे चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टेक होल्डर रजिस्टर जो इनिशिएशन में होता है वो भी चेंज कर लिया है, स्टेक होल्डर, ठीक है, पावर इंटरेस्ट और एंगेजमेंट लेवल सब कुछ चेंज कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो एंड पे रह जाता है, तीन चीजें होती हैं, ठीक है, इनिशिएशन फेज में आप लोगों ने फंडामेंटल में भी बताया है, तीन चीजें होती है, प्रोजेक्ट चार्टर होता है, दूसरे नंबर पे स्टेक होल्डर रजिस्टर होता है और अजम्पशन, ठीक हो गया, तीनों चीजें चेंज हो गई हैं। अब अगर इधर एक और भी क्वेश्चन लिखा हो सकता था, अगर अजम्पशन लॉग फॉर एग्जांपल इसका आंसर अजम्पशन लॉग है, अगर अजम्पशन लॉग ना लिखा होता तो उसकी जगह प्रोजेक्ट चार्टर लिखा होना था, ठीक है। बिजनेस केस को जब भी आप चेंज करोगे बीएमपी बीसी, ठीक है ना, उससे आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये बेसिक कह लें कि एक तरह के प्रोजेक्ट के थंब है, अगर आप इनको हिला दो कि आपका प्रोजेक्ट ओवरऑल चेंज हो जाएगा, सब कुछ ही आप लोगों का आगे पीछे हो जाएगा, ठीक होगा जी। अच्छा जी, पहले नंबर पे है जी, नेक्स्ट क्या करें जी, टर्मिनेट द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ लॉ बिजनेस केस, नहीं टर्मिनेट करेंगे तो इट्स मीन आप क्लोज कर रहे हो, बिजनेस केस में अगर कोई इशू आया तो उस बिजनेस केस को रीवैलिडेट करें, रीचेक करें कि इशू क्या आया, ठीक है ना, तो टर्मिनेट नहीं करते। रिव्यू एंड अपडेट द बिजनेस केस एज नेसेसरी, ठीक है ना, बिजनेस केस उन्होंने पहले ही कह दिया कि उसकी जो है ना चीजें हैं उसके रेलेवेंट उन्होंने पहले ही अपडेट कर दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है जी, सबमिट चेंज रिक्वेस्ट अपडेट द स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, अब बिल्कुल वैसे एंगेजमेंट प्लान के लिए आपको चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन इधर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंगली, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आ जाए तो आपका कम्युनिकेशन प्लान भी अपडेट हो जाता है, आपका एंगेजमेंट प्लान भी, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी, आपका वो XYZ जो भी है क्वालिटी, इस तरह के जितने मैनेजमेंट प्लान है, प्रिक्योरमेंट, इस तरह के वो सारी अपडेट हो जाते हैं, तो इस केस में वो जरूरत नहीं। मॉडिफाई दी अजम्पशन लो, ये चीज आपकी रह जाती है, अगर मॉडिफाई अजम्पशन लो की जगह पे ना लिखा होता प्रोजेक्ट चार्टर लिखा तो फिर स्टिल आपका प्रोजेक्ट चार्टर ही आंसर था, ठीक है ना। तो अब इस केस में आप लोगों ने अजम्पशन लो क्लियर करना, क्योंकि बिजनेस केस को आप आगे पीछे कर रहे हो, उसको रिवैलिडेट कर रहे हो, तो जब आप उसको रिवैलिडेट करेंगे तो इट्स मीन आप प्रोजेक्ट की सब कुछ आगे पीछे चीजें कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। साकिब भाई आपने एक और का भी बताया, एक तो है प्रोजेक्ट चार्टर, एक assumption ना, थर्ड कौन सा था जो चेंज होना है? स्टेक होल्डर रजिस्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर स्टेक चेंज नहीं, ओके चेंज नहीं, इनिशिएशन में तीन डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सही है। क्लियर। ओके क्लियर है। अच्छा जी, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। अच्छा जी, मोहम्मद यासिन लिखा है डजंट नीड नो, क्लियर है, प्रोजेक्ट विल चेंज, हाँ बिल्कुल सही ऐसी है। अच्छा जी, सेकंड वाले को रीड करेंगे, आई थिंक हमारे साथ अजीम भाई आप रीड करें। You are leading a project to build a story. Sorry, पहले मैं पढ़ रहा हूँ. What is the best course of action? Action लेना है हमें. इसके बाद you are leading a project to build a storage facility next in asset management by the homeowner association. किसी association के पास आपने storage facility बनानी है. Who has been classified as an influential stakeholder? जो classified हुई as an influential stakeholder. ठीक है जी. During project planning, the homeowner association has expressed their objections that the facility is an eyesore, so it has been agreed that the large tree will be planted to obscure the view to the facility. ठीक है जी, कोई important stakeholder है जिसने ये बताया कि ये दो मसले हैं
जिसको हमने obscure करना है और ठीक है, the construction has begun and but the some of the host member are still unhappy with the project. लेकिन कुछ बंदे हैं जो अभी भी इससे खुश नहीं है। तो okay, what is your best course of action? Number 1, proceed with the project as planned. नहीं, ऐसा नहीं होगा, स्टेक होल्डर को नाराज करना बुरी बात है। Add the OH to the stakeholder register, ठीक है जी। Remove the OH from the stakeholder register, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। Communicate regularly with the OH, this is sort of thing जो मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है। आई थिंक सो डी इज द आंसर, क्योंकि हम प्लान प्रोसीड नहीं करेंगे अगर स्टेक होल्डर आपसे एग्री कर रहा है या कोई डिसएग्रीमेंट है। और ऐड टू द ओएस स्टेक होल्डर रजिस्टर्ड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो तो नहीं, आई थिंक सी, आप उसको कम्युनिकेट करते रहेंगे क्योंकि आप पहले आई थिंक एग्री कर चुके हैं कि आप जो है वो ट्री प्लांटेड करेंगे। कम्युनिकेट रेगुलरली विद ओएस, यस साकिब भाई, डी है मेरा ख्याल है। जी ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना सॉल्व करने से पहले ना आपने बिल्कुल अजीम वैसे सही किया है। ए और बी और सी और डी को जस्टिफाई करना होता है। ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर ठीक है या गलत है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कितनी है इससे ये चीजें पता चलती हैं। ठीक है जी। जैसे ये अजीम ने बिल्कुल सही बताया कि कम्युनिकेशन रेगुलरली विद दी जो भी होम ओनर एसोसिएशन, ठीक है, उसकी वजह ये है कि कुछ मेंबर्स अभी भी अनहैप्पी हैं। आपने एक मेंबर को तो बिल्कुल जी उसको स्टेक होल्डर रजिस्टर में ऐड करके उसका तो सीन क्लोज कर लिया, लेकिन कुछ अभी भी हैं, बट सम ऑफ द एचओ मेंबर्स आर स्टिल अनहैप्पी विद द प्रोजेक्ट। सो उन लोगों को आप लोगों ने थारोली कम्युनिकेट करेंगे तो आपके उनकी बेसिकली चैलेंजेस समझ आएंगे कि वो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट से अनहैप्पी क्यों हैं। आपको वो रूट काज एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो किस वजह से हैं। ठीक है। सो रेगुलरली अगर आप लोग उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो बेटर है। ठीक है ना। अब आप लोगों ने रेगुलरली उनसे कम्युनिकेशन कर लिया, आप लोगों को पता चलेगा जी बाकी कुछ पोटेंशियल हैं जो एचओ मेंबर्स जो कि ऐड होने चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि उनको स्टेक होल्डर रजिस्टर में ऐड कर। ठीक है, हो गया जी। पहले तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन तो करें कि स्टेक होल्डर है भी या नहीं। ठीक है ना। हर किसी को तो नहीं है ना, मैं राह चलता कह दूं कि ठीक है जी मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं तो यहाँ से इस रोड से गुजर रहा हूँ आपके, मैं ठीक है। जैसे अजीम भाई की कंपनी है जी, इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है जी लाहौर के किसी डीएचए एरिया में। ठीक है ना जी। ठीक है, उसके एक मैं मकान के पास से गुजर रहा हूँ, मैं जाके कह दूं कि नहीं जी मैं जी इसका स्टेक होल्डर हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाके मैं रोल डाल दूं मैं जी इसका स्टेक होल्डर। वो बेसिकली पहले उनसे आप रेगुलर कम्युनिकेट या डेली या जो भी उनसे एटलीस्ट कम्युनिकेट करें, आपको आइडिया भी होगा कि वो किस पोजीशन में है, आपके कुछ से हैप्पी है अनहैप्पी क्यों है। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन रेगुलरली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। जी क्लियर है ये क्वेश्चन। जी जी, सब सो रहे हैं मेरा ख्याल है। ओके ओके, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। जी क्लियर है सर, जी क्लियर है। क्लियर है, क्लियर भाई। अच्छा, इसके एक ऊपर और भी सीन हो सकता है इसमें साकिब भाई, अगर इसकी जगह कम्युनिकेशन रेगुलरली विद एचओए की जगह लिखा होता कीप देम सेटिस्फाइड। नहीं नहीं, कीप देम सेटिस्फाइड का मतलब है कि आप उनको हाई पावर दे रहे हैं, हाई पावर और लो इंटरेस्ट है। नहीं, जी कीप देम ठीक है, सेटिस्फाइड का मतलब यही ना कि हम लोग कम्युनिकेट रेगुलरली कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ऐसा हो स्टिल सकता है क्या? अनहैप्पी है। अभी भी स्टिल आर अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब है कि नहीं, वो ये तो लाइन आपके ही कट गई ना, प्रोजेक्ट अनहैप्पी के। वाली तो लाइन ही, सिनेरियो चेंज हो गया ना, अनहैप्पी की जगह आ गया कीप देम सेटिस्फाइड, या अनहैप्पी स्टिल अच्छा मौजूद है? नहीं, वो आंसर में बेसिकली कह रहा है, इधर नहीं कह रहा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। आंसर वो इधर नहीं कह रहा कि आर कीप देम इन्फॉर्म, वो आंसर की बात कर कि आंसर में अगर इस तरह लिखा हो उस केस में। अच्छा, हु हैज क्लासिफाइड एज इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर, यानी कि जिसका हाई इंटरेस्ट जिसको बोल सकते हो सर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपका वो इंटरेस्ट है हाई इंटरेस्ट लो इन्फ्लुएंशियल है। पावर, जिसकी वजह जी से वो बिल्कुल, ज्यादा अपोज कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। ठीक है ना। जी सर। हाई ठीक इंटरेस्ट हो गया भाई। इन्फ्लुएंशियल वर्ड का मतलब ये है कि वो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्लासिफाइड आपने खुद भी उनको कर दिया कि इन्फ्लुएंशियल है जी भाई, ये स्टेक होल्डर वाकई बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनको कुछ ना कुछ आपका प्रोजेक्ट इशू कर रहा है जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो हाई इंटरेस्ट में चले गए। लेकिन ये कि उनका पावर कम होगी, मतलब इतनी पावर नहीं होगी। चलें जी नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट को कौन सॉल्व करेगा जी वॉलंटियरली? मोहम्मद रियाज। जी
Which of the following best describe your role? You recently started working part-time at a small roofing company. The owner hired you to manage the roofing team activities while he attends to other vendors. There is no other administrative staff, and you must consult the owner regarding any important project decision, including budget allocation. Which of the following best describe your role? Functional manager, project coordinator, project sponsor. तो आप वर्किंग एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ओनर ने आपको हायर किया है टू मैनेज द रूफिंग टीम एक्टिविटीज while he attends to the other inventors. There is no other administrative staff. रियाज भाई, जी जी एक चीज आप लोगों ने दोबारा रिमाइंड में रखनी कि एक दफा जब आप क्वेश्चन को रीड कर लेना तो उसको दोबारा नहीं रीड करना। उसकी वजह ये है कि आपने पहले ही क्वेश्चन को थारोली नहीं अंडरस्टैंड किया, जस्ट आपने वो एक वॉक थ्रू किया है उसका, जिसकी वजह से आपको स्टिल यू नीड सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कर। ठीक है, तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको स्लोली रीड करना, ताकि स्लोली रीड करने से बेसिकली आपका माइंड जो होता है ना कैच कर रहा होता है चीज़ों को, स्लोली कैच कर रहा होता है। अब जल्दी क्विकली कुछ रीड करोगे ना तो वो हो सकता है कुछ चीज़ें आपका माइंड मिस कर जाए। ठीक है ना, वो अलग बात है कि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, बट स्टिल फिलोसफी यही कहती है कि आप स्लो रीड करोगे तो आप उस चीज़ को थॉरोली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है ना, अभी जी जो जी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि स्लोली अंडरस्टैंड करें। ठीक है ना, अभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर नहीं आए, टाइम मैनेजमेंट की बड़ी टेक्निक्स हैं, वो भी हम लोग ना बेसिकली फॉलो करेंगे, उससे भी आप लोगों को मजीद समझ आएगी कि हमने कितने टाइम में रहते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि आपने स्लो डाउन होके स्लोली रीड करेंगे तो आपका माइंड उसको चीज को ज्यादा कैच करेगा। ठीक है सर, एक दफा रियाज भाई दोबारा इस क्वेश्चन को आप ना वो रीड करें और फिर बताएं कि आपको उस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है जिसकी वजह से आपका वो रोल बन रहा है, क्वेश्चन क्या जी चाह रहा है जिसकी वजह से आपका वो रोल बन रहा है। जी। Which of the following best describe your role? You recently started working part time at a small roofing company. The owner hired you to manage the roofing team activities while he attends the two other endeavors. There is no other administrative staff, and you must consult to owner regarding any project decision, including budget allocation. Which of the following best describe your role? ये बोलना चाह रहा है कि आपको पार्ट टाइम कंपनी ने हायर किया है, ओनर जहाँ पे आप अकेले ही हो। ठीक है जी, तो आपके अलावा कोई नहीं है वहाँ पे। अभी आपको ओनर से भी कंसल्ट करना है और रिगार्डिंग प्रोजेक्ट डिसीजन और बजट एलोकेशन के लिए। तो आपका यहाँ रोल क्या है पूछ रहा है। तो फंक्शन मैनेजर तो नहीं होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर नहीं होगा। इसके लिए फंक्शनल मैनेजर तो ऑर्गेनाइजेशनल टीम का मैनेजर होता है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ये हो सकता है दोनों। और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर हो वो ये भी नहीं हो सकता। तो पीएम या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आई थिंक सी होना चाहिए। जी ठीक हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप क्यों समझते होना चाहिए? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन क्या है? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पावर जो रहती है वो शायद 0 रहती है इसके लिए। जियो मतलब उसकी कोई पावर नहीं रहती है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कोई पावर नहीं होती? जी क्लियर। अच्छा, प्रोजेक्ट एक्सपीडिएटर का फिर मतलब क्या है? प्रोजेक्ट सॉरी एक्सपीडिएटर प्रोजेक्ट एक्सपीडिएटर की कोई पावर नहीं होती। सॉरी बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की क्या होती है? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक्चुअली प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट वहां पे काम कर रहे हैं उनकी बिल्कुल। डिजाइनिंग प्रोक्यूरमेंट। तो क्या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास पावर होती है या नहीं? अच्छा चले, इसको थोड़ा सा मजीद इनहेंस कर देते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल में आपने ना फंडामेंटल का सेशन आई थिंक मिस किया, तो इसलिए आपको थोड़ी सी जी जी मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग किया। थोड़ा सा हो गया। ठीक है, नो इशू।
अच्छा, बेसिकली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट एक्सपीडिएटर में क्या फर्क होता है? प्रोजेक्ट एक्सपीडिएटर वो बंदा होता है जो एज अ एक्ट कर रहा है फैसिलिटेटर, जो टीम को एक लाइन के ऊपर खड़ा करके भगाने के लिए रेडी है, ठीक है ना। उसके पास कोई पावर नहीं है, उसको स्टार्ट नहीं कर सकता रेस को, लेकिन वो है, उसको टीम लाइन अप करके टीम को आपस में एंगेज रखा है थ्रू विजन, थ्रू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। लेकिन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वो बंदा है जिसके पास थोड़ी सी पावर है, मतलब छोटे मोटे इश्यूज की वो मतलब डिसीजन ले सकता है। लाइक कोई इशू आया है जिसकी वजह से एक टीम मेंबर काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, मेजर इशू नहीं है, छोटा सा इशू है, ठीक है ना, उसमें बेसिकली आप डिसीजन ले सकते हो ताकि आपकी टीम एक लाइन पे रहे, एक रोड पे रहे, ठीक है ना, उतनी की पावर है। लेकिन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास ना तो कॉस्ट की है, मतलब कॉस्ट प्रोजेक्ट स्कोप के ऊपर मतलब कुछ नहीं होता उसके पास, बजट के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मतलब चार्टर के अंदर जो भी चीजें हैं उस तरह की वायलेशन वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लिटल थोड़ी सी है, मतलब एक बंदे की अगर 100% पावर ली जाए तो उसकी 20% पावर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास है, 80% उसके पास नहीं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ये होता है। अब इसमें उन्होंने ना एक चीज लिखी हुई है, यू मस्ट कंसल्ट दी ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर है जो भी है, पीएमओ वो एक सेपरेट है, ऑनर रिगार्डिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन इंक्लूडिंग बजट। मतलब यहाँ पे लिखा होगा कि जब भी आपने डिसीजन लेना है आपको ऑनर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऑनर के पास आपको जाना ही पड़ेगा उस चीज को लेके, ठीक है ना। तो इट्स मीन आपके पास थोड़ी सी पावर है, तो आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल में है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी फुल पावर होती है, फंक्शनल मैनेजर के पास भी होती है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अबव देम, ठीक है। क्लियर है जी? जी रियाज भाई क्लियर जी आपको सर, ये क्लियर प्रोजेक्ट क्लियर है जी। कोऑर्डिनेटर? जी सर, क्लियर है सर। जी जी। हाँ, एक मिनट ये है, जी जी अगर इसके अंदर अगर यू मस्ट नॉट कंसल्ट द ओनर रिगार्डिंग एनी important project decision, then B option might be जी correct जी होता। बिल्कुल। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो ना, है ना, हाँ जी तो सर। आप उस प्रोजेक्ट पूरे को मैनेज कर रहे हो, तो आपका ये है टास्क, ठीक हो गया, जी सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है सना। सना आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। अच्छा जी, अजीम रेज है जी, अजीम भाई। भाई ग्राउंड रूल को सेट करते हुए हम लोग जो है क्लियर में यस 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 चैट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। ये ग्राउंड रूल हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, सही है सही है, ओके। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सना आप सॉल्व करें। Which of the following best describes the key benefit of planned stakeholder engagement process? A. Enables efficient communication between project team and stakeholders. Increases probability of meeting the quality objectives established for the project. Provides an actionable plan to interact effectively with the project stakeholders. Describes the product, service or result boundaries and acceptance criteria. अच्छा, जो बेसिकली स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्रोसेस है वो करता क्या है? बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि जो हम ये बेसिकली एक अप्रोच है, जो हमारी डेवलपमेंट अप्रोच है, प्रोसेस है, जो हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब इसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें जो फर्स्ट वन है वो enables efficient communication between the project team members and stakeholder, ठीक है, can be, increases probability of meeting the quality objectives established for the project. बेसिकली मुझे जो लग रहा है ना ये साकिब, वो लग रहा है कि provides an actionable प्लान होता है टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, बाकी थर्ड आप एक्सप्लेन कर दें। सही हो गया। अच्छा, इसमें ना एक डेफिनेशन ही है, एंगेजमेंट प्लान की डेफिनेशन ही वो ये होती है कि उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं, एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज ऐसी है। होती हैं। इट्स मीन आपने उसमें कोई ना कोई यूजर को एक्शनेबल प्लान देना है, ठीक है। वो होता है एग्जीक्यूशन फेज में है। प्लानिंग में जी। आप लोगों ने उसको डिसाइड करना है कि इसको थ्रू आउट द लेके चलना कैसे, स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं। स्ट्रेटजीज का अदर वर्ड आप कह सकते हो कि वो प्लान जो एक्शनेबल है, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। सो प्रोवाइड एन एक्शनेबल। फोर्थ वन है जी, डिस्क्राइब प्रोडक्ट, सर्विस एंड रिजल्ट बाउंड्रीज एंड एक्सेप्टेंस सेट। ये मतलब इससे प्लान के ऊपर नहीं इस तरह की होती, ये तो एग्जीक्यूशन फेज में चली गई ना। आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो इट्स मीन आप कुछ डिलीवर कर रहे हो, यू आर डिलीवरिंग समथिंग टू
कस्टमर, ठीक है ना, रिजल्ट, बाउंड्रीज, प्रोजेक्ट सर्विस, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन की, ठीक है जी। क्लियर है जी प्लान के ऊपर, इसकी तो वैसे डेफिनेशन स्टार्ट के ऊपर मैंने बता दी हूँ, क्लियर है जी आपको? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ड वैसे एक्शनेबल प्लान ना लिखा होता तो अल्टरनेटिव वर्ड एक लिखा आना था, सोचे क्या होगा? अगर यहाँ पे वर्ड उसने ना लिखा होता एक्शनेबल प्लान, इसकी जगह पे अल्टरनेटिव क्या होगा? स्ट्रेटजीज और एक्शनेबल प्लान बोथ आर सेम, ठीक है ना, डेफिनेशन में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बट अगर मतलब पीएमपी की लैंग्वेज में इसको थोड़ा समझा जाए तो अब स्ट्रेटजीज और एक्शनेबल प्लान बोथ आर सेम, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके को ओके, मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। कर स्क्रीन सर थोड़ा सा ऊपर कर लें स्क्रीन को। क्लियर है? जी क्लियर है। A project is underway when a change request is submitted proposing the use of substitute material to reduce the cost of the product. इस सेंटेंस से तो हमें पता लग गया है कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, कोई इनिशिएशन फेज में नहीं, ऑलरेडी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एंड पे जा रहा है प्रोजेक्ट। और उस पे ये प्रपोजिंग दी गई है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली है और उसको चेंज कराना है, दूसरा उसके अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट मटेरियल हमने एंगेज करना है प्लान में। The request has been reviewed and denied due to the concern environmental impact. जो चेंज मटेरियल उन्होंने रिव्यू कर लिया और लेकिन उसको डिनाइड कर लिया ड्यू टू चेंज ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फॉर द प्रपोज सब्स्टिट्यूट। व्हाट वुड बी द प्रोजेक्ट मैनेजर डू? इस लिहाज से फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम बनता है? Update the change log and communicate this decision to the party who requested it. हमेशा जब भी प्रोजेक्ट में ऐसा कोई चेंज वगैरह आ जाता है, मतलब मटेरियल सब्स्टिट्यूट वगैरह, लेकिन वो डिनाई हो जाता है, मतलब उसको एक तरह से रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, तो वो हमेशा की तरह चेंज लॉग में वो आ जाता है और जिस जो रिक्वेस्टर होता है, एंड यूज़र होता है, उसको हम बता देते हैं कि आपका जो रिक्वेस्ट था वो डिनाई हो गया। चलो ये तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेट द डिसीजन टू ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को तो बताने की जरूरत, सिर्फ जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उसी को हम बताएंगे। The issue log and communicate the decision between the party who requested it. इशू लॉग में हम इसको लेकर ही नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी वो जस्ट चेंज रिक्वेस्ट था जो कि ऑलरेडी डिनाइड हो गया। सिंस द रिक्वेस्ट वाज डिनाइड सो नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी। जो भी इस तरह की चीज़ होती है जो चेंज रिक्वेस्ट में मतलब रिक्वेस्ट डाली गई लेकिन वो डिनाई हो गया, हम जस्ट उसको चेंज रिक्वेस्ट में ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन इस तरह नहीं है कि कोई एक्शन नहीं उसके ऊपर हम करेंगे। जस्ट हम फिर चेंज रिक्वेस्ट में, चेंज लॉग में उसको लेकर आएंगे और फिर जो रिक्वेस्टर होगा उसको हम इन्फॉर्म करेंगे कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन डिनाइड। जी साकिब भाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें ना चेंज लॉग के आप डेफिनेशन को थोड़ा सा मतलब समझ लें। चेंज लॉग वो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कुछ व्यू कर रहे हो, तो बैकएंड पे फेसबुक क्या करता है, आपकी एक्टिविटी लॉग बना रहा होता है कुछ भी। तो चेंज लॉग सेम चीज़ है आपके प्रोजेक्ट के लिए। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ भी हो रहा है XYZ, वो चेंज लॉग में जा रहा है, ठीक है ना, वो चेंज लॉग में जा रहा है। चेंज लॉग की सिंपल डेफिनेशन भी है, ठीक है, क्लियर? सही क्लियर हो गया सर। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वैसे डिस्क्राइब अच्छा किया है अहमद ने। जी नेक्स्ट, हाँ अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, चले मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा जी, आफ्टर अपडेटिंग द स्टेक होल्डर रजिस्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर को आपने आप लोगों ने अपडेट कर लिया है। व्हाट शुड द प्रोजेक्ट मैनेजर डू नेक्स्ट? मतलब एक एक्शन उन्होंने कर लिया, स्टेक होल्डर रजिस्टर को अपडेट कर दिया है, अब नेक्स्ट क्या होगा? ठीक होगा जी। ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन ऑफ होटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है होटल का, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन फेज में, इनिशियल फेज में, एग्जीक्यूशन फेज में, तीसरे फेज में, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी,
मतलब रिस्क रिस्पॉन्स की जो स्ट्रेटजीज थे ना उसको इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा उस परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ गया, कोई भी XYZ उसकी वजह। एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज आइडेंटिफाइड अ न्यू स्टेक होल्डर टू अज्यूम दोज रिस्पॉन्सिंग। नया प्रोजेक्ट मतलब एक स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गया जो कि सेम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलता जुलता था। तो वो क्या किया जी, आफ्टर अपडेटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर ने फर्स्ट काम तो जारी सी बात आइडेंटिफाई हुआ तो उसको स्टेक होल्डर रजिस्टर में कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट शुड द प्रोजेक्ट मैनेजर डू नेक्स्ट? अच्छा जी, अपडेट द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट प्लान से पहले रिस्क रजिस्टर अपडेट होता है उसका, ठीक है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान डायरेक्टली नहीं होता। ठीक है जी, रिवाइज दी से रिस्क रजिस्टर, रिवाइज दी रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर वो है जिसमें सारे रिस्क, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिस्क सारे लिखे होते हैं और उन रिस्क को कौन किस टाइम पे रिस्पॉन्ड करेगा, ट्रिगर, ठीक है ना, किस टाइम पे ये रिस्क अगर हैपन हुआ तो उस केस में ये पर्टिकुलर पर्सन होगा जो इसको हैंडल करेगा। ठीक है ना, उसका जो भी XYZ कंटीजेंसी प्लान है जो भी उन लोगों ने वो बनाया उसको ट्रिगर को उस ट्रिगर के ऊपर जब भी आएगा रिस्क ट्रिगर होगा तो उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज रखा होगा, तो वो इसके अंदर होता है। तो एज पर क्वेश्चन उन्होंने लिखा होगा पर्टिकुलर रिस्क रिस्पॉन्स पर्सन, स्ट्रेटजी जो इन्वॉल्व था वो बंदा छोड़ गया, स्टेक होल्डर आप लोगों ने अपडेट कर दिया, उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिस्पॉन्स की बात है ना, तो इसमें रिस्क रिस्पॉन्स की बात है तो आप लोगों को रिस्क रजिस्टर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, थर्ड चीज है जी, नोटिफाई द PM ऑफ द न्यू स्टेक होल्डर। वो तो वैसे ही नोटिफाई हो जाएगा ना, उसको तो ऐसा जरूरत बताने की नहीं, स्टेक होल्डर उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं, PMO बेसिकली ओवरऑल होता है ना, उसके पास तो होती है, तो उसको ऐसा नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एग्जीक्यूट द परफॉर्मिंग क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। अभी तो रिस्क एनालिसिस तब करें ना कोई मतलब आप लोगों ने नई चीज नया रिस्क आइडेंटिफाई करना है, अभी तो नया रिस्क आया ही नहीं है, ठीक है, रिस्क हैंडल करने वाला बंदा आपको छोड़ के चला गया है। तो उसका फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि जब भी कोई स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो आपका वो स्टेक होल्डर रजिस्टर्ड अपडेट हो जाता है। उसके बाद जारी सी बात उसका एंगेजमेंट लेवल और कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो गया, रिस्क रिस्पॉन्स वर्ड आ गया, तो इट्स मीन नेक्स्ट स्टेप जो करेगा वो रिस्क रजिस्टर को अपडेट करेगा। ठीक हो गया जी, क्लियर? ठीक हो गया, ठीक हो गया। रिस्क रजिस्टर के बाद क्या करेगा, अगर रिस्क रजिस्टर के बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान उसका अपडेट करेगा। मैनेजमेंट प्लान, जो बिल्कुल उससे मैनेजमेंट मतलब उसकी प्लानिंग फेज में चीजें है ना उसको वो मतलब करेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट को कौन सॉल्व करेगा जी? इब्राहिम, 2 शो हो रहे हैं मेरे पास, ये कैसे है? अच्छा जी, फिर नेक्स्ट को सॉल्व अजीम अजीम भाई आप करें। An important event indicated that the milestone schedule of the project is approaching when the project manager realized that a key internal stakeholder that was supposed to lead the event is on vacations. मैंने जो पहले सवाल पूछा था आपसे उसी से रिलेटेड सवाल मुझे देते हैं आपसे, ज्यादती करते हैं आप। What did the project manager likely miss? ठीक है जी, आपका जो की माइलस्टोन शेड्यूल प्रोजेक्ट अप्रोचिंग प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इस वक्त वेकेशन पर है। What did the project manager likely miss? Okay, number 1, cancel the vacation of all stakeholder. ना, ऐसा तो नहीं होगा। Provide the stakeholder with the approved project charter. Providing the stakeholder with approved ठीक है, इसको मैं थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ। Signing the mutual binding agreement. No, it's nothing like this कि आप signing mutual agreement bind करेंगे stakeholder से to lead the event, ऐसा कुछ नहीं है। Submitting the change request to update the stakeholder register. This might be the answer. I think साकिब भाई D जो मुझे लग रहा है इन तीनों आपस तीनों सिनेरियो में D is the most suitable answer. ओके, सही हो गया। अच्छा, इसका तो आपसे पहले 2 वैसे आपसे हो गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इसके ऊपर। स्टेक होल्डर रजिस्टर को अपडेट करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती, स्टेटमेंट ही गलत है। Exactly. डी स्टेट इटसेल्फ स्टेटमेंट ही गलत है। इस स्टेक होल्डर स्टेटमेंट ही गलत हो गई। कभी भी चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं। अगर इसके साथ लिखा होता स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान फिर तो ये स्टेटमेंट वैलिड थी, लेकिन ये स्टेटमेंट इटसेल्फ गलत है। स्टेक होल्डर रजिस्टर को कभी भी अपडेट करने के लिए आपको वो जरूरत नहीं है चेंज रिक्वेस्ट की। हाँ, उससे एसोसिएटेड प्लान है, एंगेजमेंट प्लान है, कम्युनिकेशन प्लान है, रिस्क प्लान है, क्वालिटी प्लान है, मैनेजमेंट प्लान है, प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, उससे जो भी एसोसिएटेड प्लानिंग में है, जो प्लानिंग फेज में चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, वो
बेसिकली उसको उसके लिए आपको चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत होगी। ठीक होगा जी। अच्छा, ये आप लोगों ने Okay, याद okay, रखना, okay. स्टेक होल्डर रजिस्टर को अपडेट करने के लिए चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती। अजम्पशन लॉग बिल्कुल को सही है। I am feeling assumption log sleepy, को भी that's why I forget this one. सही है, मैंने बताया भी था कि स्टेक होल्डर को चेंज करने की रिक्वेस्ट जरूरत नहीं होती। इट्स हाँ कंफर्म। जी, स्टेक होल्डर रजिस्टर। और प्रोजेक्ट चार्टर, बिजनेस केस और बेनिफिट को चेंज करेंगे तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट टीम आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, ठीक है, स्टेक होल्डर वाज फोर टू बी लीड ऑन द इवेंट इज ऑन वेकेशन। छुट्टियों पे चला गया जी, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर था, प्रोजेक्ट जिसने प्लान करना था, लीड करना था, वो बंदा ही ऑन द स्पॉट आके निकल गया। ठीक है जी। फर्स्ट नंबर पे है जी, कैंसिल द वेकेशन ऑफ स्टेक होल्डर। डिक्टेटर तो है नहीं है, सर्वेंट लीडर कभी भी डिक्टेटर नहीं होता। डिक्टेटर यही है ना कि वो उसकी जल्दी में आए हैं और वेकेशन ही कैंसिल कर दी है, तो वो सर्वेंट लीडर तो जो सर्वेंट लीडर के लिए रोल्स या चीजें होती हैं उसको ही वो वायलेट कर रहे हैं। सर्वेंट लीडर कभी भी नहीं होता इस तरह का कि वो किसी भी स्टेक होल्डर के अगेंस्ट जाकर उसकी चीजें करे। ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, प्रोवाइडिंग द स्टेक होल्डर विद अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चार्टर। अप्रूव प्रोजेक्ट चार्टर नाम ही लिखता तो वैसे भी है, जारी सी बात है, वो प्रोजेक्ट इन मतलब स्केड्यूल के केस में चल रहा है। ठीक है ना। स्टेक होल्डर को प्रोजेक्ट चार्टर इसलिए अप्रूव आप लोगों ने प्रोवाइड करना था क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर के ऊपर ये चीजें लिखी होती हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में किस बंदे से क्या हमें एक्सपेक्टेशन है, आप किस बंदे का क्या रोल है और उससे एसोसिएटेड क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे आने वाले दिनों में। अगर तो उसको प्रोजेक्ट चार्टर आप लोगों ने पकड़ाया होता तो उसको पता होना था कि भाई XYZ डेट के ऊपर मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है, मैं उस डेज को मैंने कोई इवेंट लीड करना था। ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज प्रोजेक्ट मैनेजर ने मिस किया, जिसकी वजह से बंदे ने खुद से अज्यूम करके छुट्टियां ले लिया ताकि उसके पास था ही नहीं। तो और दूसरी, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मैनेजर आता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आप किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर चले गए हो, तो सबसे पहले आपका यही टास्क होगा कि प्रोजेक्ट चार्टर को आप लोगों ने रिव्यू करना है। जब आप रिव्यू कर लेंगे तो उससे एसोसिएटेड जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो कि हाई हाई इंटरेस्ट और हाई लेवल में आते हैं, ठीक है ना, हाई पावर में आते हैं, जो जिनको मैनेज क्लोजली करते हैं, उन लोगों को आपने अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चार्टर सेंड करना है ताकि उन लोगों को पता हो कि आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट उनसे चाह कर रहा है। ठीक है ना, जो चीज उसने मिस की है, मतलब उसने खुद रिवाइज कर लिया होगा, आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किए होगे। और साइनिंग म्यूचुअली बाइंडिंग एग्रीमेंट क्यों करना है, ये कौन सा कोई प्रिक्योरमेंट का काम हो रहा है जी जो साइन करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्लियर है जी। प्रोजेक्ट चार्टर उसको क्यों प्रोवाइड करना, क्योंकि उसमें उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशन सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हो सकता है कि उसको पता होगा 15-16 तारीख को मैंने कोई इवेंट लीड करा है, तो उसको पहले ही पता था, तो उस केस में हो सकता है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को कह दे कि मैं जी इन डेट में नहीं आऊंगा, तो आप कोई अल्टरनेटिव अरेंज कर लें, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर अरेंज कर सकता है कि चले जी वो उन डेज के ऊपर मैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करके किसी को उन डेज के लिए अब्सेंस में वो खड़ा कर लूंगा। ठीक है ना, वो चीज उसने मिस की, वो नहीं उनको रिवाइज करके पकड़ाया। क्लियर है जी। क्लियर हो गया भाई। ओके ओके अच्छी। प्रोजेक्ट चार्टर इज अ हाई लेवल डॉक्यूमेंट, राइट शाकिब भाई? हाँ जी, प्रोजेक्ट चार्टर वाहद 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 डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। विद और प्रोजेक्ट चार्टर नथिंग, प्रोजेक्ट इज नथिंग, ओनली डॉक्यूमेंट इज प्रोजेक्ट चार्टर जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, जो लीगल अथॉरिटी दे देता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि भाई आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया, हमने वर्किंग शुरू कर दी थी। प्रोजेक्ट चार्टर जब अप्रूव हो जाता है तो इट्स मीन प्रोजेक्ट चार्टर का लाइफ साइकिल शुरू, उसकी गिनती शुरू जब अप्रूव होगा, बनाते समय नहीं। बनाने में तो हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 साल भी लगा देती हैं, 5 साल बाद जाके बनता है। तो जब अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव का मतलब है कि वो इनिशियली ऑफिशियली लीगली जो भी आप टर्म यूज करना चाहो स्टार्ट हो गया। क्लियर है जी। जी रियाज भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बार बार मेरे को। जी जी, ये इसमें ये नहीं हो सकता कि एग्रीमेंट हम कर लें स्टेक होल्डर से? सी नहीं नहीं एग्रीमेंट, नहीं एग्रीमेंट आपने क्यों करना है। एग्रीमेंट इज समथिंग जो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो आप आउटसोर्सिंग थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने इंटरनल टीम से एग्रीमेंट क्यों करेंगे, किस चीज का एग्रीमेंट करेंगे आप उनको इंटरनल टीम को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाएंगे आपके, जी जी भाई ये प्रोजेक्ट समझ। के ऊपर आपसे एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है ना। इन केस अगर आपकी टीम कैपेबल नहीं है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी आप लोगों ने दी है, कोचिंग भी दी है,
सब कुछ ही आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन स्टिल आपकी टीम उस कैपेबल नहीं है, तो देन आप एग्रीमेंट करते हो म्यूचुअली, लेकिन वो आउटसोर्सिंग हो जाती है, प्रिक्योरमेंट हो जाती है। चाहे आपके विद इन डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लेके आए तो स्टिल आउटसोर्सिंग है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सना लीव कर गए फिर, चलो जी। आज ये मेरे ख्याल में फिर किसी इवेंट पे बिजी होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिर इसको तो मैं वॉलेटिली सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि छोटा सा लग रहा है। अच्छा जी, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अजाइल प्रैक्टिशनर? अजाइल प्रोजेक्ट है जी, उसके ऊपर कोई बंदा अजाइल प्रैक्टिशनर काम कर रहा है, स्क्रम मास्टर है, तो उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए? ठीक है जी। Several key stakeholders have been missing from iteration review. Sprint review means सब कुछ बन गया है, डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम है, सब कुछ बना बन हो लिया, एफर्ट लगा लोग गई है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ मेन स्टेक होल्डर ही मिस हैं। हो सकता है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट उस सॉफ्टवेयर को बनाया हो वही बंदे ना आए हो, ठीक है ना, उस केस में क्या करेगा जी? कोच दी स्टेक होल्डर्स ऑन वाई देयर अटेंडेंस इज नीडेड। बिल्कुल हो सकता है कि उनको बता सकते हैं कि भाई उनकी अटेंडेंस इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों जरूरी है, उनको रिमाइंड करवाना है कि भाई आप लोगों ने ये चीज की है, विच अच्छा ऑप्शन है जी, बिल्कुल हो सकता है। कंटिन्यू होल्डिंग रिव्यू विद और द स्टेक होल्डर, नहीं ये ऑप्शन नहीं है कि एक चीज स्प्रिंट रिव्यू के ऊपर है और उससे इम्पोर्टेंट कीवर्ड आ रहा है, की का मतलब है इम्पोर्टेंट है, जिनकी बिना पे प्रोजेक्ट नेक्स्ट फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट फेज में, तो उनके बगैर तो आप मतलब नहीं कर सकते होल्ड। ठीक है जी। सी या जी मूव दी रिव्यू मीटिंग्स टू मोर कन्वीनियंट टाइम फॉर, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो तब हो ना कि वो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमें हमारे टाइम जोन के मुताबिक कम्युनिकेशन में कोई इशू आ रहा है, देन आप वो उसके ऊपर जाओ जी, उसके अकॉर्डिंगली उस बंदे की मीटिंग्स या वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्टेक होल्डर्स का इशू आ रहा है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करें कि किस टाइम किसको एंगेज करना है, वो तब है। आस्क द प्रोडक्ट ओनर टू प्रोवाइड फीडबैक एज अ प्रॉक्सी, नहीं प्रोडक्ट ऑनर से क्यों पूछना, प्रोडक्ट ऑनर ने कुछ डेवलप थोड़ी किया है, प्रोडक्ट ऑनर ने सिर्फ हाई वैल्यू और हाई रिस्क वाली चीजें बताई हैं कि ये है इंपॉर्टेंट कस्टमर के लिए, लेकिन इटसेल्फ उसने कुछ डेवलप तो नहीं ना किया, तो उससे आप लोगों ने क्यों फीडबैक लेना है? वो तो आप लोगों ने फीडबैक लेना है कि कस्टमर ने कुछ ऐड करवाना चाह रहा है, देन आप उससे फीडबैक ले सकते हो कि क्या हमारे सिस्टम में ये पॉसिबल है या इससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो इस केस में सबसे बेस्ट है कि कोच करें कि उनको बताएं कि उनकी अटेंडेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के ऊपर काम किया हुआ है, डेवलपमेंट की हुई है, तो अब उनकी इनपुट के बगैर तो पता नहीं चलेगा कि डेफिनेशन ऑफ डन ये इस तरह की चीजें तो नहीं ना पता चलेंगी, तो उनकी अटेंडेंस मस्ट है जी। क्लियर है जी? जी भाई क्लियर है। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का आपको? अच्छा अच्छा, रियाज भाई ने मेरे ख्याल में 2-3 पहले सॉल्व किया। अच्छा रियाज भाई चलिए आप सॉल्व करें। भाई आप ही पढ़ दें ये। नहीं नहीं टेंशन नहीं लेनी यार, क्वेश्चन रीड करने से टफ भी होने टेंशन नहीं लेते, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था लास्ट 2-3 दिन पहले, तो मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए थे, ठीक है ना। मैंने हालांकि थारोली रीड भी किया था, लेकिन रीड करने के बावजूद भी मुझे आंसर्स में से चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरा एक नॉलेज गैप था। चीजें मैं क्वेश्चन समझ गया था कि चाह क्या रहे हैं, लेकिन नॉलेज गैप था मेरे पास। ठीक हो गया, तो रीड करें, टेंशन नहीं लेनी, रियाज भी करें, टेंशन नहीं लेनी। ये कौन सा कुछ सर मतलब मेन क्लास है कि जिसमें होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारी अपने सेशन है, तो इसमें बेसिकली कॉन्फिडेंस इस तरह की चीजें बूस्ट होंगी। ठीक है, कि आपकी मजीद क्लैरिटी आएगी। कंफ्यूजन होती है, लाजमी नहीं है कि 100% कोई भी परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ डाउट्स कंफ्यूजन होती हैं। समटाइम हम खुद भी ओवर थिंकिंग करके ना, समटाइम ओवर थिंकिंग करके भी खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। बड़ी बड़ी जगह पे ऐसा होता है कि समटाइम आप एक चीज को मजीद एग्जैजुरेट करते जा रहे हो, माइंड में ओवर थिंक करते जा रहे हो, तो उससे भी आपकी मजीद डाउट्स मजीद कंफ्यूजन होना शुरू हो सकती है। ठीक है जी, रियाज भी करना चाहेंगे सॉल्व? आई थिंक रियाज भाई नहीं चाह जी रहे। जी चले मैं ठीक है, करेगा। अच्छा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी की बात हो रही है तो इट्स मीन प्लानिंग में फेज में होगा, प्लानिंग में आपने कुछ किया होगा कि स्ट्रेटजी इन्वॉल्व की होगी, ठीक है ना जी। व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेन द अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट लेवल? किसी का एंगेजमेंट लेवल आपने लेना है, स्ट्रेटजी क्या होगी फ्रॉम द रेलेवेंट?
कोई रेलिवेंट स्टेक होल्डर है उससे आपने कोई एंगेजमेंट की चीजें लेनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। इसमें आप प्लानिंग फेज में आइडेंटिफाई हो गया है और SEM आप प्लान अपडेट कर रहे हो, ठीक है ना, उसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है जी। फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इट्स मीन आपका वो अजाइल के ऊपर होगा मोस्टली, ठीक है ना। the software will be developed by a team of generalized person, generalizing specialist, using the generalizing specialist, जर्नलिस्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं। मीन कोई ऐसे भी बंदे हैं कि जो एक डोमेन में बड़े स्पेशलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट तो हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं। यूजिंग द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेथड, ठीक है जी। उन्होंने XP को बेसिकली पसंद करना कि अजाइल प्रोजेक्ट है, उसमें से एक उसका अजाइल प्रैक्टिसेस में से एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होती है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली वो है कि जिसमें आप पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, 2 3 4 5 बंदे बैठ के ना, स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के, मतलब डेवलपर आपस में बैठ के मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो उस केस में क्या होगी स्ट्रेटजी? अच्छा जी, फर्स्ट वन है जी, फर्स्ट वन है जी, बिगेन स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन तो जारी सी बात है, आपको ऐसा जरूरत नहीं है, आप कौन सा कोई स्टेक होल्डर रजिस्टर अपडेट कर रहे हो। एंड एंगेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्लान। अभी तो आप डेवलपमेंट प्रोसेस पे हो, ये चीज क्लियरली ऊपर लिखा है, अभी तो डेवलपमेंट प्रोसेस में हो, तो अप्रूव या रिव्यू के केस में क्यों जाना, ठीक हो गया जी। सेकंड है जी, इनवाइट स्टेक होल्डर्स टू द वेरियस प्रोजेक्ट मीटिंग्स, ठीक है जी। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि आप उस रेलेवेंट बंदे को प्रोजेक्ट की जो ऑनगोइंग मीटिंग चल रही है उसके ऊपर इनवाइट करें, ठीक है जी। उसको आपने बेसिकली एंगेज जो करना है। एंड पोस्ट इंफॉर्मेशन रेडिएटर टू इन अ कॉमन एरिया, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन रेडिएटर है जैसे वो 1 2 हैं, बन चार्ट कानबान, ये इस तरह के जो भी हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू आप लोगों ने उसको कॉमन एरिया, गुड ऑप्शन हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, इंश्योर द स्टेक होल्डर्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स फॉर एनी क्वेश्चंस। आप ये नहीं कर सकते, ये आप फोर्सिंग कर रहे हो, ठीक है। कोचिंग नहीं, मेंटोरशिप नहीं कर रहे। सर्वेंट लीडर कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप भाई जबरदस्ती जाएं, ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसको समझाएं, स्ट्रेटजी समझाएं, प्रैक्टिसेस समझाएं, फिर, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है फोर्थ है जी, प्लेस द स्टेक होल्डर रजिस्टर अंडर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल टू इंश्योर दैट एनी चेंजेस आर थॉरोली वेटेड एंड अप्रूव्ड। ये क्यों आप लोगों ने रखना है जी? आपने अगर जब स्टेक होल्डर रजिस्टर में उसकी एक्सपेक्टेशन आपने खुद सेट कर दिया कि आप हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, तो आपने वो एक्सपेक्टेशन सेट की है, उसने थोड़ी की है। तो इट्स मीन अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर रहा है तो आपको पहले ही पता है, ठीक है ना, तो वो जरूरत नहीं है सच। और वैसे भी स्टेक होल्डर रजिस्टर की बात ही नहीं हो रही, मैनेजमेंट प्लान की बात है, क्लियरली ऊपर लिखा है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है जी। इसमें ये मोस्ट एलिमेंट जो है ना, इनवाइट करें उस बंदे को, प्रोजेक्ट की मीटिंग जितनी भी चल रही है उसमें इनवाइट करें, उसको पता तो चलेगा ना यार प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, ताकि आप वो उन मीटिंग्स में आएगा, उसको आप विजन क्लियर करोगे, ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका बेसिकली रोल क्या है। उसको भी हो सकता है कि समटाइम नहीं पता होता, किसी बंदे को उसका रोल ही नहीं पता होता ठीक है जी, समझो उसको पता ही नहीं होता, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी उसको कही जा रहा है, वो कही जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बर्न आउट हो जाता है, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं होता। तो वो आप जब उसको रेलेवेंट मीटिंग में सारी चीजें बताएंगे तो वो भी हो सकता है उसको पता चले कि वाकई भाई प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और मेरी एक्सपेक्टेशन जो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने सेट की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरा रोल भी है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ठीक हो गया, क्लियर है। मीन्स साकिब भाई, आपने एक्सपी प्रोजेक्ट्स में स्टेक होल्डर्स को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंगेज रखना होता है। बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो हाई लेवल, हाई इंटरेस्ट और हाई पावर में बैठे होते हैं, उन लोगों को आप लोगों ने जब तक प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हो जाता, मैनेज क्लोजली आप तब भी करोगे जब उनसे डे टू डे आपकी कम्युनिकेशन होगी। ये नहीं है कि वीकली आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बाई वीकली या मंथली कर, डे टू डे करेंगे तो आप उनको मैनेज क्लोजली कर पाएंगे। मैनेज क्लोजली का ये मतलब नहीं आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अपना वो, खैर वो एग्जाम्पल छोड़े, आप उसको बना रहे हैं जी, अपने मुताबिक चला रहे हैं। कंट्रोल का मतलब ये है कि मैनेज क्लोजली का मतलब ये है कि उनकी सारी एक्टिविटीज और जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज है उनके साथ उनको बाइंड रखें। प्रोजेक्ट के विजन, मतलब जो कंपनी का विजन, उसके ऊपर प्रोजेक्ट की जो डिलीवरेबल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बार बार उनको रिमाइंड करें कि ये हैं जी, ये हैं जी, ये हैं, तो ताकि उनका एक मोटिवेशन लेवल भी अप हो। तो इस तरह आप उनको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इंगेज रखेंगे। ठीक हो गया भाई। ठीक है।
अच्छा जी, कितने नंबर आए हैं जी? मेरे यार 37 में से आई थिंक 27 या 26 आए थे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट के पर। फिर मैंने बाद में स्टेक होल्डर का टॉपिक बड़ी थारोली रिवाइज किया था, और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी सर आमिर की पुरानी, ठीक है ना, पुरानी क्वेश्चन आंसर्स थे स्टेक होल्डर के, फिर जाके मैंने दोबारा इसको सॉल्व किया। और इसमें अभी तक मैं बेसिकली जो चीज़ कर रहा हूँ ना, आरसीए जो कर रहा हूँ, मैंने अभी आरसीए किए हैं तकरीबन 26 तक। 26 से आगे मेरे आंसर गलत हुए, मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किए, अभी तक रिव्यू नहीं किए मैं। 26 से नेक्स्ट जो आंसर है रिव्यू नहीं किए मैंने, 26 तक किए हुए हैं। तो इट्स मीन 26 में अपने आप को दोबारा भी मतलब मॉडिफाई कर रहा हूँ कि मैंने जो चीजें सीखी हैं, जो वीडियोस देखी हैं सर आमिर की पुरानी, ठीक है ना, तो उसकी बेस पे मैं दोबारा री अटेम्प्ट करूंगा उतना पोर्शन, ताकि मुझे पता चले कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की। क्लियर है जी? ठीक हो गया। अच्छा क्लियर साकिब हो भाई, भी गया सर। सारे यहाँ पर लोग हैं, हम फॉर्मेट थोड़ा चेंज ना करें, क्या ख्याल है? हाँ। टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो रही है। आप लोग की हाँ क्या बिल्कुल राय है ऐसे ही। इस बारे में? मैं तो कहता हूँ सर, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो रही है एक ये एक टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो के रही है, ऊपर। एग्जैक्टली हाँ। मेरा ये अपना हम्म, पर्सनल ओपिनियन है, फिर आप लोग भी दे दीजिएगा कि हम लोग सॉल्व करें। और जिस तरह अपने क्वेश्चन जो है ना वो लेके आए कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन हाँ नंबर 5, इस तरह से जो है ना वो आसानी हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली, ये ये सबसे बेस्ट बिल्कुल रहेगा। ऐसे ही। क्योंकि एक एक क्वेश्चन में अगर चलेंगे ना, तो आज देखें अभी डेट हाफ एन आवर से ज्यादा हो गया है, 1.5 आवर से ज्यादा हो गया, और हमारे भी मेरे ख्याल 10-11-12 क्वेश्चन ही हुए। बिल्कुल ऐसे ही, या अजीम भाई इस तरह कर लेते हैं कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे देते हैं कि यार इसके लिए 1 मिनट, इसके लिए 2 मिनट, इसके लिए 1 मिनट, इस तरह। या एक और वे में आपको बताता हूँ। फॉर हम्म एग्जाम्पल नेक्स्ट का टॉपिक है जी कम्युनिकेशन का। तो आप लोगों ने इंडिविजुअली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको एम्बिग्यूटी है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे कंफ्यूजन ही। है, तो उसको एक्सेल शीट पे लिखो। क्वेश्चन ओवरऑल सॉल्व कर लिए, आपके वो जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह हैं, वो एक्सेल के ऊपर लिखे होंगे, तो उनको हम वन बाय वन सबके वो जो है ना क्वेश्चन क्लियर करने की वो ज्यादा होगा। वो किस किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, और जिस पर्सन का वो क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो इस वे में हम कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। एग्जैक्टली, थोड़ा हार्ड वर्क हमें खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो करके फिर उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। अगर इस तरह से डिस्कस करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि इसके फायदा ही रहेगा, नुकसान ही होगा। टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है हमारा। बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ ऐसे ही है। बिल्कुल। टाइम ठीक है। बहुत कंज्यूम हो रहा है, और छोटे हम्म, छोटे भी क्वेश्चन जो कि सबको क्लियर भी हैं, बट तो स्टिल वो उस मजीद डाउट में चले जाते हैं समटाइम। मजीद डाउट में चले जाते हैं उसमें। साकिब भाई आपका है कि आप इतना ब्रीफली अंदर चले जाते हैं सवाल के अंदर कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सर हमें वाली स्टडी अपनाया करें, बस ये बताया जी ठीक है ठीक है, ऐसा ऐसा चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ चले। कासिम भाई इसने डीपली उसको डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम भी बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि यार ये तो और भी नॉलेज हो रहा है, और भी नॉलेज आ रहा है, तो हम और भी चुप हो जाते हैं फिर। हाँ, वो साकिब भाई बेसिकली अंदर की इसलिए बातें करता बाहर आ रही है। वो बेसिकली मैं डीपली डीपली मतलब इतना इसलिए सही जा रहा बोल होता रहे हैं, हूँ सही। कि उससे नहीं, नेक्स्ट साकिब भाई अपना 100% दे रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर करने का मकसद यही है कि हर एक चीज खुल के क्लियर हो जाए, लेकिन उस इतना क्लियर हम अभी एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। सीन ऐसा है कि कल थर्सडे है, तो मेरे पास सर की क्लास नहीं है। हम्म, नहीं है कल सर की हाँ, क्लास। और फ्राइडे या वो हमारी तो छुट्टी है, क्योंकि इस्लामिक न्यू ईयर है, तो हमारी यहाँ छुट्टी है फ्राइडे को। ठीक है। तो कोई ऐसा कोई टाइम निकालें जो जिसमें जो है ना फिर हम अपने क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करके खुद पढ़ के फिर उसको फिर हम डिस्कस करें। हाँ मैं ऐसे इसलिए ही बार बार आप इवन लोगों को फ्राइडे कहता को हूँ फ्राइडे को इवन अगर फर्स्ट टाइम क्योंकि में भी मुझे हो सकता है तो हाँ चलेंगे, मुझे जो क्योंकि है ना फ्राइडे को ये छुट्टी रियलाइज है। हो रहा है कि यार इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का, बहुत ज्यादा। नो कि डाउट हम गेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ वो आप कॉस्ट मतलब ज्यादा आपको पड़ रही है। नॉलेज के साथ हाई रिस्क और हाई वैल्यू भी है। रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व और वैल्यू तो मिल ही बाकी रही है, प्रॉब्लम तो नहीं है आपके अब। साथ प्रॉब्लम नहीं है, बॉटिम जो है ना वो पूरा अभी है पेड है, सॉरी ये जूम, तो हम कभी भी मीटिंग कर सकते हैं, और आपने कभी भी करना हो लिंक ज्वाइन करके मीटिंग ऑन करके आप उसको कर सकते हैं, कभी भी कोई इतना इशू नहीं है। तो डिस्कशन 24 आवर अवेलेबल है, जब भी आपने डिस्कशन करनी हो। और लेकिन ये है कि पहले हम कुछ अपना इनपुट करें, उसके बाद फिर जो है ना हम अब जिस तरह मैंने आज ये क्वेश्चन सॉल्व किए सारे ये वाले, ठीक है, मेरे 22 मार्क्स आए। ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन मेरे ठीक है ना, उन पे मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ और मुझे नींद आ रही है, कुछ ऐसे ही है, तो ये सूरत हाल है। तो मेरा यही आप लोगों से भी है कि हम लोग पहले सॉल्व करते हैं खुद से, फिर अपने अपने सवाल लेके आते हैं।
Exactly, हाँ ऐसा ही हो। सही रहेगा, सही रहेगा। ये बेस्ट रहेगा। उससे हम आप अपने अपने असेसमेंट जो में कर लेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। हाँ जी ठीक हो बिल्कुल। गया। और तो ये इससे आगे के रियाज भाई सवाल आप जहां तक आपने साकिब भाई ने इस पेज तक किए हैं, उससे आगे के सवाल कल सारे के सारे कर लें। ठीक है, इससे आगे फिर जो है ना हम वो जो क्वेश्चन होगा उसको, या जो भी हमारी जो डिफिकल्टी है, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा काम हो जाए और सेट हो जाए चीजें। हाँ फिर इस तरह बाकी करते जैसे हैं कि आप लोग बोले। ऐसे ही। कल के सेशन के लिए हम एक ना एजेंडा सेट कर देते हैं कि कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है और अभी ये जो मेन रिमेनिंग है, इनको सॉल्व आप लोगों ने करना है। जिस क्वेश्चन के हाँ ऊपर किसी को नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जांपल किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, वो लिख दे कि मुझे नहीं पता स्टेटमेंट, ठीक है ना, और उससे हाँ, ये एसोसिएटेड पेपर पे लिख ले, क्वेश्चन। कहीं पे भी साइड में लिख ले, डिस्कस कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। एक्सेल के ऊपर जहाँ पे आप आरसी लिख रहे हो तो वहां पे साथ ये भी लिख दो कि मुझे ये नहीं पता अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है। वैसे ये तो क्वेश्चन ही बनता, लेकिन स्टिल अगर किसी को फिर भी है वो भी लिख सकता है कि मुझे नहीं पता, और उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन, ताकि हम डायरेक्टली उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इस केस में हो सकता है कि आप जितने भी क्वेश्चन लेके आए हों वो टोटली 20 बनते हों, क्वेश्चन ही 20 बनते हों, लेकिन तो वो हाँ, हम लेकिन एक नहीं इसका, हाँ इसी में इसी बात में आना चाहता कि अगर आप पे लिखे ना मुझे नहीं पता, तो आप उसकी रीजन ढूंढेंगे आपको क्यों नहीं पता। आप लेक्चर को हाँ फॉलो करें, या आप उससे टॉपिक रिलेटेड वाला लेक्चर सर आमिर का देखें, या उसके नोट्स को रेफर करें। फिर क्लियर नहीं होता तो फिर बोले हाँ मुझे वाकई में नहीं पता। हाँ ये बस मुझे नहीं पता को बिल्कुल। थोड़ा सा एनालाइज कर लें वीडियो से या लेक्चर से, फिर मुझे क्यों नहीं पता वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। दैट विल हाँ बी ये भी मोर गुड इजी हो एंड गया मोर फिर। कन्वीनियंट। एग्री है हाँ सारे? जी बिल्कुल। एग्रीड इसके एग्रीड। ऊपर ना आप लोगों को एक और भी मैं रिकमेंड करूंगा, हो सकता है आप लोगों ने वो जर्नी जो पाथवे और जर्नी की वीडियोस बनाई हुई है सर आमिर ने अपने चैनल के ऊपर, 1 आवर्स की हैं, ज्यादा नहीं है। तो हर टॉपिक के अगेंस्ट उन्होंने ना मिनिमम वन इंफॉर्मेशन आवर्स दी। हाँ जी 1 आवर्स की हैं, तो बड़ी वो अच्छा अच्छा। चीजें दी हुई हैं, एक आवर्स की हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने वो सारी देखी हुई हैं, मतलब सारी तो नहीं देखी, मेरी एंडिंग वाली रहती है। मैं टॉपिक जब भी मतलब जो क्लास लेता हूँ ना, जो टॉपिक कवर करता हूँ, तो उससे पहले वो वीडियो देख लेता हूँ 1 आवर्स की। वो 1 आवर्स की टोटली नहीं देखता, मतलब अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जहाँ से मुझे नहीं चीज समझ आ रही मैं वो देखता हूँ, ठीक है ना। मतलब पूरा 1 घंटे की वीडियो नहीं मैं देखता, जहाँ से मुझे नहीं चीज समझ आ रही मैं फास्ट फॉरवर्ड करके उस चीज को समझ लेता हूँ, मजीद नेक्स्ट चले जाता हूँ जी, चीज समझ ली बस, इस तरह। तो ये स्ट्रेटजी भी एग्जैक्टली आपके लिए बड़ी इसी तरह से हमें भी थोड़ा सा अच्छी। होमवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्कशन करेंगे ना तो फिर मजा आएगा। हाँ ऐसा ही बिल्कुल। है जबरदस्त। हाँ, हमें इनपुट वाली क्लास चाहिए, लिसनिंग वाली क्लास नहीं चाहिए भाई, नींद आ जाती है। लिसनिंग वाले तो सारा अमर भी दे रही नहीं वो तो सही। मजबूरी है ना, वहां तो पैसे पे किए ना यार, वो तो सुननी पड़ेगी। है। ये रिकॉर्डिंग इतनी हो रही। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सही देख है। लें ये ठीक ना, हो और गया। सारा अमर हाँ फॉरवर्ड हुई और सुबह वो कहें जी लें जी मैं इस तरह की बंद नहीं रखता। भाई, ये 6 बंदे ही हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि 2 खवातीन तो निकल चुकी हैं, हम 6 बंदे ही हैं जो सुन रहे हैं, 5 बंदे सॉरी। ये इब्राहिम सईद पता नहीं 2 दफा क्यों आ रहा है मेरे पास भी, लेकिन हम टोटल 5 या 6 बंदे ही हैं जो है। वो ठीक है। उसको 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ, मतलब मोबाइल और सही है वो। मोबाइल से, हाँ लैपटॉप से। चले फिर आप लोग बताएं, फिर कंटिन्यू करना है या होमवर्क करना है या क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब से फिर इसको देख लेते वैसे हैं। मैं तो ये मैं तो मैंने कहता बल्कि हूँ। जी साकिब भाई, आप। जी मैंने वैसे कल भी ये आप लोगों को रिकमेंड किया था, और आज मेरी रियाज भाई से बात हो रही थी, मैंने इनको उस वक्त भी किया था कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सना को इवन के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, तो आप ना वो सारे नोट डाउन करें कि आपको कहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, कहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है ना। रियाज भाई को मैंने कहा, और कल वाले सेशन में बेसिकली एंड पे मैंने यही कहा था कि आप ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे ना, तो उसके आपने क्वेश्चन अपने लिख लेने के, मुझे ये डाउट है। आल दो कि आप लोगों ने उसकी थोड़ी सी R&D भी करनी है, मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्या कह दे कि ये नहीं है, थोड़ा बहुत आपको उससे रिसर्च करने के बाद भी आपको चीज नहीं समझ आ रही है, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, प्रॉपरली मेरा करेंगे, इसी ठीक तरह है। से रिलेटेड एक सवाल है साकिब भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाए, मेरा गलत हुआ है और मुझे नहीं पता ही क्यों गलत हुआ है। तो सवाल मैंने अच्छा सॉल्व किए हैं, तो मैं आपसे 14 ही डायरेक्ट पूछूंगा। हाँ 14 पे आए ये। प्रोजेक्ट मैनेजर is in the process of identifying and अच्छा categorizing क्या stakeholders for a project with a large and complex community of stakeholder, and need to determine the relative importance of identified stakeholders. What is the best course of action? ठीक है। अब इसमें क्या करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर वो है, वो आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज स्टेक होल्डर के प्रोसेस में है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी है, ठीक है। तो उसने जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर को, उनको चेक करना, ठीक है। कोई कम्युनिटी, कोई हम्म बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, ठीक है। अब हम्म use the resilience, resilience model to describe the classes of stakeholder.
अब जब मैंने इसका इस आंसर को, जब मेरा ये गलत हुआ, मैंने जब इसके सारे रिव्यू चेक किए, तो सीरियस मॉडल मुझे ये कहता है कि सीरियस मॉडल के अंदर 3 चीजें आती हैं: अर्जेंसी, पावर और लीगलिटी। ठीक है, लेजिस्लेशन कह लें या लीगलिटी, सही है। वो कह लें, ठीक है। तो रिव्यू द एग्रीमेंट and apply direction of influence to classify the stakeholder। बेसिकली मैंने इसको टिक किया था, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उनकी जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि लार्ज और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, ठीक है। और लास्ट टाइम मीट द ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, वो तो ऑब्वियसली बात है कि कोई जाके नहीं मिलेगा। लेकिन इसका राइट आंसर था रेजिलियंस। लेकिन रेजिलियंस के अंदर तो वो कैसे भी बात ही नहीं कर रहा कि आपने किसी लार्ज कम्युनिटी में जाना है या आपने उसको इवेल्युएट करना है। वो तो पावर, कहते हैं, कोई लीगल इशू और अर्जेंसी को डील कर रहा है। यहाँ तो कोई अर्जेंसी भी नहीं है, कोई पावर प्लेयर भी नहीं है, और ऐसा कोई सीन भी नहीं। तो व्हाई दिस सीरियस मॉडल, व्हाई ठीक हो नॉट दिस ऑप्शन डी, डायरेक्शन इन्फ्लुएंसेस टू क्लासिफाई द स्टेक होल्डर। ठीक हो गया जी। मैं आपका थोड़ा सा मजीद क्वेश्चन को रिवैम्प करूंगा। सबको समझ में आ गया ना मेरा भाई इस सवाल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अजीम भाई समझ में आ गया, लेकिन इसमें पावर, लेजिटिमेसी, अर्जेंसीज के साथ साथ डोमिनेंट, डिफिनेटिव, डेंजरस, डिपेंडेंट, डिमांडिंग, डिस्क्रेशनरी, अच्छा, डोरमेंट, इस डीए, तरह के वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। हाँ वो DAIC होता है, टैग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छा क्वेश्चन अच्छा मैं आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग खुद ही कह देंगे कि ऑप्शन ए ही है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोसेस किस में है? आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व है जिसमें वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। अभी उसने आइडेंटिफिकेशन भी करनी है और उसके बाद उसकी कैटेगराइजेशन करनी है। तो कैटेगराइजेशन हम क्या कर रहे होते हैं? अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जी तो जी जी द जी जी। लार्ज और कम्प्लेक्स, सारी सी बात है, कम्प्लेक्स और बड़ा मतलब है प्रोजेक्ट, ठीक है ना। कम्युनिटी और है, हाँ। उसको, ठीक है, और उसको चाहिए कि डिटरमाइन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंपॉर्टेंस, डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, रिलेटिव ठीक। इंपॉर्टेंस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसकी बेस पे उसने वो जस्टिफाई करना है जी। अच्छा जी, डी क्या कहता है जी? मीट विद ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। आपने भी आइडेंटिफाई नहीं किया तो मीट कैसे कर सकेंगे? ये तो बनते ही नहीं, तो क्यों नहीं बनता? अच्छा जी, अप्लाई डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस, किस चीज की आप इन्फ्लुएंशन कर रहे हो? अभी तो आप खुद आइडेंटिफिकेशन और कैटेगराइजेशन में कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो अप्लाई डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस? किसी का क्या, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस कुछ और है और मेरी वर्किंग एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस और है, जैसे कि सीईओ है, उसका प्रोजेक्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस कुछ और है, वो अपनी कॉस्ट की हिसाब से उस चीजों को देख रहा है। लेकिन आप उसकी बेस पे तो थोड़ी किसी को जज करोगे कि भाई इसने कॉस्ट देखनी है तो उसके हिसाब से इसको मैं मजीद अच्छे रोल में ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंस इज समथिंग इस तरह का होता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस तो हम यूज ही नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंस तो हम तब यूज करेंगे जब कोई इशू आ गया, कोई रिस्क आ गया, ठीक है ना, उस तरह की चीजें, या कोई इशू इशू इस तरह की चीजें आ गई, तो तब आप इन्फ्लुएंस यूज करें बाहर के बंदों का, ठीक है ना, कि भाई उसको क्लासिफाई करने के, ठीक है, ठीक है। और रिव्यू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो अभी तो आप खुद इन प्रोसेस हो स्टेक होल्डर के बनाने पे। एग्रीमेंट पता नहीं जाके कोई एग्जीक्यूशन फेज में या मैनेजर कंट्रोल में इस तरह की चीजें हैपन होती है। अभी आप खुद इनिशिएशन फेज में हो, ठीक है ना, आप खुद अभी स्टेक होल्डर में। तो सेलियस मॉडल क्या करता है? सेलियस मॉडल कहता है कि लार्ज और कम्प्लेक्स हो, रिक्वायरमेंट एक सेलियस मॉडल की है लिखी हुई, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ टाइम अगर लार्ज और कम्प्लेक्स नाम लिखा हो, ठीक है। सेलियस मॉडल कहता है कि मैं क्या करता हूँ, स्टेक होल्डर्स को पावर की बेस पे कर देता हूँ कि किसका सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है, अर्जेंसी कितनी है, ठीक हो गया। उस बेसिक पर्टिकुलर टास्क की या पर्टिकुलर बंदे के रोल की अर्जेंसी कितनी है। पावर तो उसकी है ही है, अर्जेंसी उसकी कितनी है, और लेजिटिमेसी उसकी कितनी है, ठीक है। तो उसकी बेस पे मैं आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा बहुत मतलब लार्ज है जिसका वो मैंने प्रोजेक्ट मैनेज करना है। तो अगर तो मैं वो भाई मतलब दूसरे मैट्रिक्स में चला गया जिसमें वो प्रायोरिटाइजेशन की है, जो कैटेगराइजेशन है, जिसमें आप लोग करते हो कि हाई इंटरेस्ट, लो, इस तरह की, वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं तो बड़े, पता नहीं, हो सकता है लार्ज कम्प्लेक्स कम्युनिटी में हो सकता है कोई 100-200 बंदा इन्वॉल्व हो, तो मैं 100-200 बंदे के साथ नहीं ना जाके उसकी सारी स्वॉट एनालिसिस ये चीजें वगैरह करूंगा, ठीक है ना। तो मैं तो देखूंगा कि जिसकी पावर है सबसे अच्छी
और उस बंदे का अर्जेंसी उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर रोल वाइज कितनी अर्जेंसी बनती है, उसकी बेस पे उसमें जस्टिफाई करके बता देता हूँ कि भाई ये स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इट्स क्लियर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आ गई समझ Clear में, हो आ गया गई, भाई। हाँ। और आप अप्लाई डायरेक्शन उस वक्त करें, आपने फोकस ग्रुप से डायरेक्शन ले ली है, एक्सपर्ट जजमेंट ले ली है, उन्होंने आपको कुछ बता दिया है कि ये स्टेक होल्डर बड़े काम का है जी, ठीक है ना, वो तो बताया नहीं हुआ, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि भाई आपको एक्सपर्ट जजमेंट ने कुछ कहा है, या फोकस ग्रुप के पास आप गए तो उन्होंने कुछ सजेस्ट कर दिया जी ये फलां 4-5 बंदे बड़े अच्छे हैं जी, स्टेक होल्डर्स बड़े आपको काम आएंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट में इन्होंने बड़े अच्छे ये चीजें कही, तो उनसे तो भी आपने मीट ही नहीं किया, तो तब आप जाके अप्लाई करो ना, उन्होंने आपको कुछ डायरेक्शन सेट किया या आपके लिए कुछ एडवाइस किया, देन आप करोगे जी डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस टू क्लासिफाई दी स्टेक होल्डर, मतलब जो हमें इन्फ्लुएंस डायरेक्शन मिल रही है तो तब उसकी बेस पे स्टेक होल्डर करो, तो वो आपने स्टेप किया ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप फोकस ग्रुप्स के पास गए हो एक्सपर्ट जजमेंट के लिए, ठीक है, तो आप लोगों को उन्होंने कुछ बताया अपने जजमेंट के मुताबिक एडवाइस किया, तो देन था कि आप इन्फ्लुएंस की बेस पे उसको क्लासिफाई कर दे स्टेक होल्डर को। चल सेट हो गया, ठीक ठीक है क्लियर है सर, जी। ठीक है जी। तो फिर कल करें इसी हिसाब से ही, क्योंकि मेरे ख्याल 12 बज गए हैं पाकिस्तान में इस वक्त, ऐसा ही है। जी बिल्कुल 7 हाँ मिनट्स रह गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी अप्रोच रहेगी, इसमें ना कम क्वेश्चन होंगे और ज्यादा डाउट्स और क्वेश्चंस ज्यादा क्लियर होंगे। क्लियर हो क्वेश्चन जो जाएंगे। आप लोगों के माइंड में मेरे माइंड में वो ये वाले क्वेश्चन है। चलें, यू ठीक हो ऑल गया आर सर। रिक्वेस्टेड कि आप अपने फिर क्वेश्चंस को आज हल करें बैठ के, फिर उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। साकिब भाई ये जो हमने अपडेट किया है ना, ये ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा, जो हमारा भी डिस्कशन पैटर्न जो अपडेट हो रहा है, कि हम नेक्स्ट टाइम उसी पे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो फिर बंदा जो है ना वो टीम में आके फिर डिस्कशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। फर्स्ट यू Okay, हैव टू okay, सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक, देन बी अ पार्ट ऑफ अ डिस्कशन। जी okay, बिल्कुल okay. ठीक हो बिल्कुल। गया, चलिए सर ठीक हो फिर गया। इजाजत। जी Thank जी you जी भाई, चलो, thank you. थैंक यू जी। चले साकिब भाई आप तो रुके ना, ऑस्ट्रेलिया वाली बात करनी है। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग जरा फिर ऑफ कर लें। हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, फिर दोबारा मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। जी जी ओके कोई ओके बात नहीं। ओके।